एक कमरे में बैठक हो रही है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता और एनसीपी मुखिया शरद पवार। एक शर्त थी जिसको लेकर पूरा ऑफ ट्रैक चला गया डिस्कशन, वो था हम साथ में आ सकते हैं लेकिन आपको आपका जो कैप्टन है वो बदलना पड़ेगा। शिवसेना का जो वजूद है वो ठाकरे नाम से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई ठाकरे उसके लिए चाहिए। उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया, ये सब छोड़िए, ये कोई एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है, असली जो मेरे खिलाफ है वो है अमित शाह। सिंबल से बहुत ज्यादा नहीं होता साहब। देखिए 2009 में अगर आप देखें तो वही एलके आडवाणी साहब, वही एलके आडवाणी, वही बीजेपी, वही लोटस और एक वो जिन्ना की मजार ऐसी खटकी साहब कि वो सिंबल फीका पड़ गया। वो दीवार का बड़ा डायलॉग है ना। तो अगर आप आज सोचिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, तो उद्धव ठाकरे कहते हैं मेरे पास ठाकरे है, भावना है, मेरे पास शाखा प्रमुख है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे पास शासन है, मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास अमित शाह है। अगर आपको पता चले सियासत की दास्तान गोई करने वालों की माने तो ये दिल्ली की बात है। एक कमरे में बैठक हो रही है जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ नेता और एनसीपी मुखिया शरद पवार, पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं अजित पवार, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उस समय देवेंद्र फडणवीस, ये सब बैठे हैं। करार लगभग हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएगी। मंत्रियों की सूची तैयार हो चुकी है, किन अफसरों का तबादला होना है, किन नेताओं को पालक बनाया जाना है अलग अलग जिले का, ये भी तय हो चुका है। प्रेस स्टेटमेंट भी तय हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में होता नहीं है। तो क्या ये देवेंद्र फडणवीस की बताई कहानी है या इस कहानी का कोई दूसरा सत्य भी है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री क्या सत्य बोल रहे हैं? और इस सत्य के जो और सिरे हैं उनका क्या एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे की बनाई पार्टी के वाहक हो पाएंगे, या फिर उनके बेटे उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, पार्टी पर भले ही सिंबल की लड़ाई हाल फिलहाल हार गए हों लेकिन अपना कब्जा बरकरार रखेंगे सहानुभूति के कार्ड के जरिए? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? शरद पवार अगला दांव क्या चलने वाले हैं? क्या उनको लगता है कि 2024 में महाविकास अघाड़ी बनी रहेगी? जब पत्रकार उनसे मिलने गए तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड क्या बातें बताई? भारतीय जनता पार्टी के सामने सांख्यिकी की कौन सी मुश्किल है? प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी की इन सब के बीच क्या योजना है? कितने ही सवाल और उन सब के जवाब खोजने की कोशिश। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी है, जिसमें आज विस्तार से बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति पर। और इससे पहले कि आप कहें कि देश में और भी राज्य हैं, तो आपको बता दूं, नेता नगरी में एक नया प्रयोग, हम अलग से पूर्वोत्तर के 2 राज्य नागालैंड और मेघालय पर नेता नगरी का एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं इसी सप्ताहांत, ताकि आप वहां पर भी विस्तार से अपने दिलचस्पियों के मुताबिक जान सकें ब्यौरे। नेता नगरी के इस एपिसोड में, इस सत्र के हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कुछ चेहरों से आप भली भांति परिचित हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव, साहिल जोशी, ये तीनों इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ धवल कुलकर्णी भी है जो इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हुए हैं, और हैं हमारे साथ कमलेश सुथार जो लोकशाही नाम की मीडिया वेंचर से जुड़े हैं। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा साहिल जोशी का। मुंबई में शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले की किस तरह से व्याख्याएं हो रही हैं, और दोनों ही खेमे, अगर उनको अभी भी खेमा कहा जाए, किस तरह की तैयारियों में जुटे हैं? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये फैसला होगा, इसको लेकर किसी को अचरज नहीं है मुंबई, क्योंकि जितने दिनों से जब से ये घटना हुई है और इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला गया है, और इलेक्शन कमीशन ने सितंबर में जब ये मान लिया कि शिवसेना में 2 गुट, 2 धड़े हो चुके हैं, शिवसेना में स्प्लिट है, ये बात जब ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने मानी, उसके बाद से एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल ये उन्हीं को मिलेगा। आपको अगर याद होगा तो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, वो पहला उनका हिंदी साक्षात्कार था किसी बड़े स्टेज पर, और तब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि हमको मिलने वाला है, ये कॉन्फिडेंस उनको था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं ये मान चुके थे, क्योंकि
अक्टूबर महीने में जब पहला उपचुनाव हुआ मुंबई में, तब उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया और मशाल उनको सिंबल दिया गया था। उसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट ने जितना उसका प्रचार किया है, उतना एकनाथ शिंदे ने उनको जो ढाल और तलवार मिली थी उसका प्रचार नहीं किया था। तो उन्होंने मान लिया था कि ये इसी तरीके से होगा। लेकिन फाइनली वो एक होता है ना कि जब विल क्रॉस द रोड व्हेन इट विल कम, विल क्रॉस द ब्रिज, जब वो आएगा तब हम उसको क्रॉस करेंगे। तो उसी तरीके से आज की स्थिति में जब पिछले शुक्रवार को अचानक ये फैसला आया, 2-3 दिन से ये सुगबुगाहट चल रही थी। दरअसल मेरी जानकारी है कि ये फैसला 2 दिन पहले आना था, लेकिन 2 दिन इसके लिए रुका गया क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये देख रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मामला 7 जजेस के बेंच के पास जाता है क्या। लेकिन जब उस दिन ये फाइनल हुआ कि 7 जजेस के बेंच के पास नहीं जाएगा और अगली डेट दी गई कि 5 जजेस का बेंच ही ये मामला सुनेगा और जो तथ्यों के आधार पर डिसाइड होगा कि 7 जजेस के बेंच के पास जाना है कि नहीं जाना है, नबाम राबिया केस इस केस को कैसे इफेक्ट करता है उससे वो तय होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शुक्रवार को यह फैसला दिया। यह फैसला बुधवार को आना, तो तभी से यह सबको पता था कि इस तरीके की चीज होने वाली है। लेकिन सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी जीत हुई और उद्धव ठाकरे के लिए पहली बार लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा, जिस तरीके से 1991 में कांग्रेस ने यह पहली बार मान लिया था या लोगों के पास पहली बार यह मामला गया था कि बिन गांधी कोई कांग्रेस को चलाएगा, यानी पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे। उसी तरीके से पहली बार बिन ठाकरे कोई शिवसेना चलाएगा, ये बात वहां पर सामने आई। उसका एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कम से कम कुछ महीनों तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट पे भी रहेगा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट पे भी रहेगा, क्योंकि अब वो शिवसेना बन चुके हैं, उनको गुट नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन कल राजदीप सर भी उसमें शामिल थे। हमने इंडिया टुडे ग्रुप का जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे, जिसमें 1 महीने पहले ये कहा गया था कि एमवीए के पार्टनर्स अगर साथ में चुनाव लड़ेंगे तो एमवीए को 34 सीटें मिलेगी और शिंदे और बीजेपी को 14 सीटें मिलेगी। तो हमने यशवंत यादव से भी उसके बारे में, यशवंत देशमुख से भी हमने उनसे उसके बारे में बात की। दोनों सबका मानना यही है और जो आमतौर पर यहां पर नजर आ रहा है कि लोगों को ये बात को स्वीकार करने में वक्त लगेगा और ये बात इतने जल्दी मानी नहीं जाएगी कि शिवसेना बिना ठाकरे सरनेम से कोई चला सकता है। ये सुनने के लिए काफी अच्छा लगता है कि यानी ये जो नैरेटिव है ये प्ले काफी अच्छा होता है कई बार मीडिया में, खास करके कि जो हम प्रसिद्ध जो सरनेम है उसके आगे जाकर कोई कैडर से उठा हुआ आदमी पार्टी को चला रहा है। कांग्रेस में भी ये बात कई बार की जाती है, बीजेपी ये बात कई बार करती है, लेकिन शिवसेना का अस्तित्व जो है, शिवसेना का जो वजूद है वो ठाकरे नाम से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई ठाकरे उसके लिए चाहिए। ये फिलहाल बात उनके कैडर में और उनके वोटर्स में अंत तक है और इससे उभरने के लिए काफी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये इनिशियल यूफोरिया का समय है, इनिशियल झटके का समय है। एक गुट के लिए झटके का, एक गुट के लिए यूफोरिया का समय है। वो जब सबसाइड होगा, वो जब धूल नीचे जाएगी, उसके बाद सतह थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि असलियत में लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस कितना किया हुआ है। अभी जो 2 उपचुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, हालांकि वहां पर दोनों शिवसेना में से किसी का भी कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ऊना में जाकर अमित शाह कह चुके हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वो जो खुशी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पुणे में जताई, वो सचमुच पे ग्राउंड पे पर्क्यूलेट हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें पता चलेगा इन 2 उपचुनाव में। और अगर महानगर पालिका के चुनाव समय पर होते हैं, अप्रैल एंड या मई महीने में हो जाते हैं, तब वो बात भी क्लियर होगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो इतनी जल्दी होना फिलहाल मुश्किल है। शायद उसके लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर बेसलाइन हम कहें तो इनिशियल यूफोरिया है, फिलहाल एक्सेप्टेंस पकड़ के चल रहे थे कि यही बात होगी, लेकिन उसके बाद जब सतह क्लियर होगी उसके बाद आगे की बातें शुरू हो जाएगी। सौरभ, थैंक यू साहिल जी। मैं अब कमलेश भाऊ के पास आऊँगा। ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो कोर्ट और आयोग के सामने रस्साकशी हुई दोनों गुटों के बीच, और जिसमें बार बार 2018 के संविधान संशोधन की बात हो रही है, जो लेट 90s में सबमिट किया था शिवसेना ने पार्टी संविधान, उसको लेके बात हो रही है। दलील ये कि अगर बहुमत ही आधार है तो हमारे पास, उद्धव ठाकरे गुट कह रहा था कि राज्यसभा और विधान परिषद में बहुमत है,
जबकि शिंदे गुट का विधानसभा के विधायकों के दम पर दावा था। तो जरा उन तर्कों वितर्कों के बारे में बताएं कमलेश सुतार। नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से सौरभ लगातार ये दलील दी जा रही थी कि पार्टी हमारे साथ है और पार्टी बनती है पार्टी कार्यकर्ताओं से। उनका लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी और चुनाव आयोग के सामने भी एक ही उनकी दलील रही है कि आप पार्टी का ही एक हिस्सा है जो विधिमंडल पार्टी होती है। लेजिस्लेटिव पार्टी इज पार्ट ऑफ द एंटायर पार्टी स्ट्रक्चर। फिर पार्टी का स्ट्रक्चर में लेजिस्लेटिव पार्टी भी होती है, पार्टी की अलग अलग विंग्स होती है, जैसे कि शिवसेना की कामगार सेना है, शिवसेना की विद्यार्थी सेना है जो अभी युवा सेना बन चुकी है, या फिर स्थानीय लोक अधिकार समिति, ऐसी अलग अलग विंग्स है। और इसको एक पार्ट समझा जाए। साथ ही साथ पार्टी बनती है पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी अधिकार देती है नेताओं को, जिन्हें विधिमंडल में भेजती है, जिन्हें संसद में भेजती है, कि वो पार्टी की तरफ से निर्णय ले और पार्टी की जो पॉलिसीज है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, उसके तर्ज पर काम करे। अब कल से लगातार दलीलें दी जा रही है महाराष्ट्र की। हम राजनीति में अगर देखें पिछले 2-4 दिनों से जिस तरह से एकनाथ शिंदे मीडिया से साक्षात्कार कर रहे हैं, महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मीडिया से साक्षात्कार कर रहे हैं, लगातार ये बात बताई जा रही है कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। विधिमंडल ग्रुप को यानी लेजिस्लेटिव पार्टी को पार्टी से अलग रखना चाहिए और इसी दलील को शायद मेरा ये मानना है चुनाव आयोग ने यहाँ पर बेस माना है और जिसके चलते शिंदे के साथ में ज्यादा एमएलएज और ज्यादा एमपीज है जो लोगों ने चुने हैं। जिस तरह का वोटिंग उनका परसेंटेज रहा है वो वोटिंग परसेंटेज को पार्टी का बेस माना गया और पार्टी का बेस एकनाथ शिंदे के साथ में है ये माना गया है, जिसको उद्धव ठाकरे इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे लगातार डे वन से जिस तरह से दलील दिए जा रहे थे, उनका कहना था कि पार्टी, सबसे पहले उनकी दलील ये थी कि हमसे पार्टी छीनी, मुझसे मुख्यमंत्री पद छीना गया, पार्टी के विधायक चोरी हो गया। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कुछ विधायक, पार्टी के विधायकों को अगवा किया गया। फिर सामने से दलील दी जा रही थी कि हमें अगवा नहीं, हम लोग भगवा हो गए हैं। उसके बाद में सिंबल की चोरी का उन पर आरोप लगा, पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया। अलग अलग पॉलिटिकली उद्धव ठाकरे ने इसे अपने स्ट्राइड में लेने की कोशिश करी है यहाँ पर। लेकिन अब लोगों के बीच में जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि लोगों में ये परकुलेट हुआ है कि नहीं, ये चुनाव में पता चलेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे का गुट, अभी उन्हें गुट कहा जाए क्योंकि शिवसेना तो अभी आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के पास है, नाम और पार्टी का सिंबल भी। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे एक उपचुनाव लड़ चुकी है मशाल इस सिंबल पे। तो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे का ये कहना है कि जो भी सिंबल मिले, जो भी नाम मिले, हम लोगों तक पहुंच चुके हैं। हमारी जो इस वक्त आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और जो भी होगा पार्टी का, वो लोगों तक पहुंचाना होगा, वो हमारे साथ गलत किया गया है। इस मुद्दे को लेकर लोगों तक जाना है। ये सिंपैथी की बात उद्धव ठाकरे कर रहे थे कि लोगों की सिंपैथी हमारे साथ है। तो जो चुनाव आयोग में बताई गई वो बातें एक तरफ और लोगों के बीच में जाने वाली वो बातें एक तरफ, इसको उद्धव ठाकरे इस बार दोनों को बहुत सिस्टमैटिकली सेपरेट करना चाहते हैं। और जिसका जिक्र करा था कि अंधेरी उपचुनाव में मशाल सिंबल के साथ उद्धव ठाकरे लड़े थे, उस चुनाव चिन्ह के साथ उन्होंने जीत भी हासिल की थी। अब उसी को उद्धव ठाकरे पिछली बार ये जब फैसला आया उसके बाद घर के बाहर कार के ऊपर खड़े होकर उद्धव ठाकरे ने एक भाषण किया था, जैसा कि 1969 में बाला साहब ठाकरे ने गाड़ी के छत पर खड़े होकर एक भाषण किया था। उसी को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे। शिवसेना पहले से जिस तरह पहले दिन थी 1966 में, 19 जून 1966 में जिस दिन शिवसेना की स्थापना हुई थी, उस दिन की जैसी शिवसेना थी वही शिवसेना आज होगी। उसी तरह से हमको नए सिरे से पार्टी को शुरू करना है, ये उद्धव ठाकरे बयान करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों को उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी इस वक्त डिफरेंशिएट करना चाहती है। आंकड़ों का खेल जो पार्टी के सामने रखे गए, चुनाव आयोग के सामने रखे गए तथ्य है वो, और लोगों के सामने एक भावनिक तौर पर आह्वान करके, भावनिक तौर पर अपील करना कि इस वक्त हमारी पार्टी जो है नए सिरे से शुरू हुई है, ये नई पार्टी है। जिस तरह बाला साहब ने शुरुआत करी थी पार्टी की, उसी तरह हमको शुरू करना है। इन सब तथ्यों को लेकर शायद उद्धव ठाकरे इस वक्त आगे जाना चाहते हैं। सिंपैथी है, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी इस बात को जानती है कि राजनीति में सिंपैथी की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वो एक ट्विटर पर हमेशा राजनेता एक शायरी डालते हैं, अगर मैं थोड़ा एक मिनट और लूं आपका सौरभ, तो वो जो शायरी होती है, जब जब मैं बिखरा हूं दुगनी तेजी से निखरा हूं, ऐसे बहुत सारे राजनेता वो एक शायरी डालते हैं हमेशा ट्विटर पर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। तो उसी तरह से शिवसेना का इतिहास रहा है। 92 में भुजबल छोड़कर गए तो पार्टी को उसके बाद में बड़ी जीत मिली थी, सीधा पार्टी सत्ता में आई थी। राज ठाकरे नारायण राणे छोड़कर जाने के बाद भी बीएमसी में 2007 में सत्ता आई थी।
2012 में हालांकि थोड़ा सा बैलेंस रहा था, फिर भी शिवसेना ने उस वक्त बीएमसी अपने कब्जे में रखी थी। और 2019 में जब शिवसेना और भाजपा के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, उस वक्त शिवसेना का सीधा मुख्यमंत्री जाकर बैठा था। इसलिए शिवसेना को इस बात पे भरोसा है कि जब जब पार्टी बिखरती है, जब जब ऐसा वक्त आता है, तो जब पिन डाउन होती है शिवसेना, तो उनको उसका फायदा होता है। तो तथ्यों को एक साथ अलग रख के कि तथ्य जो भी है चुनाव आयोग के सामने रखे जा रहे हैं, हमारे पास जो है, हमारे पास ये तथ्य है कि पार्टी को हम एक नए सिरे से बांध रहे हैं। शुक्रिया कमलेश जी। अक्सर परंपराओं का और चलन का हवाला मैच शुरू होने के ठीक पहले तक ही काम आता है। तो अतीत में क्या हुआ, कैसे बाउंस बैक हुआ, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन 2024 और 2025 ये तय करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे जो सेंटिमेंट है, जो पार्टी है, जो विचार है शिवसेना, उसके वाहक हैं। एक होर्डिंग का जिक्र करूंगा और उसके बाद धवल कुलकर्णी जी की तरफ चलूंगा। ये होर्डिंग लगाई गई मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। इसमें ऊपर दो नेताओं की तस्वीर है, बाल ठाकरे और आनंद दिघे। बाल ठाकरे आनंद दिघे से कह रहे हैं कि देखो आनंद, हमारे एकनाथ ने कांग्रेस और एनसीपी के चरणों में गिरवी रखा धनुष बाण छुड़ाया है। अब ये लेगेसी ऑफ बाल ठाकरे, इसके लिए एकनाथ शिंदे क्या क्या दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। शिवसेना भवन और पार्टी कोष पर दावेदारी चुनाव आयोग के फैसले के बावजूद नहीं जता रहे हैं। उनकी क्या योजनाएं हैं और ऑप्टिक्स क्या है ठाकरे परिवार को लेकर। और एक और ठाकरे जो वैसे तो चर्चा में रहते हैं, अभी कमलेश जी के जवाब में उनका जिक्र भी आया, राज ठाकरे, वो इन सब के बीच कहाँ हैं। धवल कुलकर्णी जी, ओवर टू यू। एक सिर्फ मैं धवल के पास जाने के पहले मैं टेक्निकली उसमें बताना चाहूंगा कि शिवसेना भवन पर वो दावा नहीं कर सकते, क्योंकि शिवसेना भवन ये शिवसेना पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है जी। तो वो टेक्निकली उस पर दावा नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने कह दिया वो दावा कर सकते हैं पार्टी के कोष पर। उसके लिए उनको सिटी सिविल कोर्ट पे दावा करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले की वजह से चुनाव आयोग सिर्फ सिंबल और पार्टी के नाम दे सकता है। चुनाव आयोग पार्टी का फंड और पार्टी का कार्यालय ये किसी गुट को नहीं दे सकते, तो वो दावा चुनाव आयोग के फैसले से नहीं हो सकता। ये मतलब टेक्निकली ये बात क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। थैंक यू साहिल जी। धवल भाई, देखिए सौरभ जी, बात यह है कि जब हम चुनाव आयोग के निर्णय के बारे में बात करते हैं तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सही है कि इस निर्णय का बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के खुद को लगा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ये जो सिंबल का जो मामला है ना, थोड़ा ओवरस्टेट हो जाता है। क्योंकि देखिए बात ऐसी है, जब शिवसेना की स्थापना हुई 1966 में, तो उसके बराबर एक साल बाद 1967 में जब शिवसेना ने ठाणे, उस वक्त महानगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका थी, तो उस नगर पालिका का चुनाव लड़ा और पहली बार वहां ठाणे में वो सत्ता में आ गए। तो वसंतराव मराठे उनके नगराध्यक्ष हुए, तो उस वक्त भी उनके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं। 1978 में जब उन्होंने, मैं आपको बस उदाहरण दे रहा हूँ, 1978 में जब उन्होंने विधान सभा के चुनाव लड़े थे तो सब लोगों के अलग अलग उनकी जो उम्मीदवार थे, अलग अलग उनके सिंबल्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल मनोहर जोशी उस वक्त दादर से लड़े थे, तो उनकी ढाल तलवार जो एकनाथ शिंदे को फिलहाल दी गई थी उनकी बाला साहेब के शिवसेना को, तो वो उनका चिन्ह था। वामनराव महाडिक परेल से लड़े थे, तो उनका उगता हुआ सूरज ये उनका सिंबल था। तो अलग अलग 1985 में जब वो मुंबई महानगर पालिका में सत्ता पर आए थे, तो उस वक्त भी वही हुआ था कि सबके सिंबल्स अलग अलग। देखिए इनका फायदा यह है शिवसेना कि सेना के पास जो ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो और किसी पार्टी के पास नहीं है, खासकर मुंबई में। तो क्या है कि जहां तक सिंबल लोगों के पास ले जाने का सवाल है, तो नया सिंबल वो ले जा सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब उन्हें जो मशाल का चिन्ह दिया गया, तो उन्होंने एक दो दिन में बहुत जोरों से प्रचार करते, मतलब शिवसेना के काफी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने डीपी पर मशाल का चिन्ह रखा, सोशल मीडिया पर या ट्रेडिशनल मीडिया पर बहुत जोरों से उन्होंने वो नया चिन्ह लोगों तक ले जाने की कोशिश की। तो वो मुश्किल है, साइकोलॉजिकल झटका है कि शिवसेना ठाकरे से छीन के ली गई है। तो वो साइकोलॉजिकल झटका बहुत बड़ा है कि जिस तरीके से मुझे लगता है साहिब कह रहे थे कि हम सोच नहीं सकते कि कांग्रेस गांधी परिवार के सिवाय, तो वैसे शिवसेना ठाकरे के सिवाय नहीं हो सकती, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं का मानना है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में सिंपैथी भी है काफी,
जैसे आप अगर देखोगे कि जिसे हम कहते हैं मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी, जैसे मुस्लिम समाज का एक तबका है मुंबई में जो कैथलिक्स है, तो बुद्धिस्ट दलित है, तो उनका वोटिंग शायद उनकी तरफ जा सकता है, बिकॉज क्योंकि ऐसे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो ज्यादा काबिल है और किसी पार्टी से, तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। आपने मुझे पूछा था राज ठाकरे के बारे में। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव जो है वो जब दो पार्टीज के बीच में पोलराइज हो जाता है, जैसे अभी जो लग रहा है कि एक जगह पर शिवसेना एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का भी, तो ऐसे जब हो जाता है तो बाकी पार्टी जो है तो वो थोड़ा बाजू में रह जाते हैं इस सब में। तो मुझे लगता है कि एमएनएस एक फ्रिंज प्लेयर की तरह इस चुनाव में बनी रहे, फ्रिंज प्लेयर। थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी। राजदीप जी, व्याख्याओं पर खूब बात हो गई है। आप शरद पवार से मिलकर आए हैं नेता नगरी के शूट से पहले, आप और साहिल जोशी। बताइए शरद पवार ने क्या बताया आपको? देखिए यही नो ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन, नो ऑफ द रिकॉर्ड बताने कॉन्वर्सेशन। हर बार आपको सौरभ यही बोल के बुलवाते हैं और हर चीज बोल देते हैं नेता नगरी पर। चलिए ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन मत रखिए सर। ठीक है, आप ये कह दीजिए कि सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब बताइए शरद पवार ने क्या बताया? देखिए शरद पवार मिले थे, लेकिन क्या शरद पवार ने बताया, जैसे शायद साहिल ने कहा, ज्यादातर ऑफ रिकॉर्ड था, लेकिन उन्होंने एक बात बताई। उनको लगता है कि अगर ये जो उनका गठबंधन है, ये एमवीए का गठबंधन, यानी उद्धव सेना, जो भी नाम उन्हें दे, अब आप कांग्रेस और एनसीपी एक साथ रहती है, तो उनको लगता है लोकसभा और विधानसभा दोनों में वो बीजेपी और शिंदे सेना को डिफीट कर सकती है, उनका पराभव कर सकती है। उनका कहना है कि ये जो गठबंधन है ये एक मजबूत गठबंधन है और इसी वजह से उनको लगता है उनको जीत हासिल हो सकती है। और उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे को अब ये सब जो लीगल लड़ाई है वो तो चलती रहेगी कोर्ट में, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का कोई भी नाम रखना चाहिए, कोई भी सिंबल रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि जब मैंने भी एनसीपी बनाई थी, कौन जानता था कि घड़ी कोई सिंबल है, लेकिन हम चुनाव में हमको काफी हद तक सफलता मिली पहले चुनाव में। इसी तरह से अगर आप अपने घर से बाहर निकले, लोगों से संपर्क करें, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को यश मिल सकता है। और खास करके आदित्य ठाकरे, क्योंकि वो यंगर है, उनमें वो एक तरह से ऊर्जा है, उनको लोग मिल रहे हैं काफी, उनके जब रैली हो रहे हैं काफी लोग आ रहे हैं। शरद पवार को लगता है कि आदित्य ठाकरे एक चेहरा बनकर आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एनेक्डोट बताऊंगा, क्योंकि आप कहते हैं एनेक्डोट, फिर आप बता दीजिए, उसके बाद मेरा एक सवाल भी है, बताइए जी। एनेक्डोट ये है कि कुछ दिनों पहले एक उद्धव ठाकरे के करीबी उद्धव ठाकरे से मिले थे मातोश्री पर। सिंबल का ऑर्डर आया था फ्राइडे को, और मुझे लगता है 1-2 दिन बाद मिले थे, और उन्होंने दुख जताया कि देखिए क्या है, एकनाथ शिंदे आपके इतने करीबी थे, आपने उनको इतना कुछ दिया और उन्होंने आपको दगा दिया है, ये बहुत बुरा हुआ है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से उन्होंने राजनीति की है, वो तो आखिर में शिव सैनिक थे, बाळा साहब के सैनिक थे, ये सब हुआ। तो उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया, ये सब छोड़िए, ये कोई एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है, असली जो मेरे खिलाफ है वो है अमित शाह। ये सब कठपुतली है, ये सब एक तरह से पॉन है, असली ग्रैंड मास्टर जो है, ये जो चला रहा है, जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है, वो अमित शाह है। और यही कहीं मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के मन में अब बैठ गई है ये बात कि बीजेपी शिवसेना को ठाकरे मुक्त बनाने में बिल्कुल एक तरह से उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे को लगता है कि केंद्र सरकार में जो गृह मंत्री है, उनके इशारों पर यह सब हो रहा है। उन्होंने यहां तक आपने देखा होगा, संजय राउत ने तो खुलकर इल्जाम लगा दिया है कि ईसी जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर चलती है, लेकिन ये बात उद्धव ठाकरे के मन में भी आ गई है। दूसरी तरफ अमित शाह के कुछ करीबी कुछ महीनों पहले कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे वही करते हैं जो शरद पवार करते हैं, यानी उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार की कठपुतली है और उद्धव ठाकरे को लगता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस
अमित शाह के इशारों में चल रहे हैं। तो इस तरह से एक माहौल बन गया है। अच्छा, बड़ी माहौल तो इंटरेस्टिंग ठीक है, आपने एक एनेक्डोट सुनाया। अब एक चीज पे आप और साहिल जी बता दें सूत्रों के हवाले से, क्या शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल 2019 के चुनाव नतीजों के बाद अमित शाह से जाकर मिले थे? और क्या यह तय हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एनसीपी जिसमें शामिल होगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री बाहर चले जाते हैं और जब तक शरद पवार प्रधानमंत्री से मिलते हैं उसके पहले सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाती है और उसमें यह तय होता है कि बीजेपी के जूनियर पार्टनर बनकर रहोगे तो तुम्हारा कितना से होगा? इससे अच्छा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाए, जिसको जाहिर सी बात है शरद पवार ही प्रभावी ढंग से चलाएंगे। प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार अमित शाह से मिले थे, सरकार बनाने को लेकर बात हुई थी। जी देखिए, ऐसा है कि जरूर ये बात तय है सौरभ की महाराष्ट्र में 2019 में, और आप आज कह दें क्योंकि ये बातें चर्चा में बहुत दिनों से रही है, 2 प्लान थे शरद पवार के। एक प्लान ए था कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना, क्योंकि वहां उनको पूरी तरह से कंट्रोल मिलता। तो पहला उनका ऑप्शन वही था कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाना। उन्होंने सोनिया गांधी से पहले बात की। तो सीक्वेंस में अगर हम जाए तो पहली बात उनकी सोनिया गांधी, अहमद पटेल और शिवसेना में संजय राउत, उद्धव ठाकरे से हुई थी। जब ऐसा लगा कि सोनिया गांधी शायद राहुल गांधी के दबाव में या किसी भी दबाव में पूरी तरह से तैयार नहीं है शिवसेना के साथ जाने के लिए, तब यह बात जरूर सही है कि शरद पवार या शरद पवार के नुमाइंदे आप कहिए प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने और अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोल दिया था। तो एक प्लान बी जरूर था। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला था या बात इसने पर भी तय हो गई थी कि मंत्री कौन बनेगा, किन जिलों का पालक मंत्री कौन, कलेक्टर कौन, सब सूचियां तैयार हो गई थी? ये देखिए, बीजेपी का कहना है, देवेंद्र फडणवीस के करीबियों का कहना है कि सब कुछ तय था, कि यहां तक कि प्रेस रिलीज भी तैयार हो गई थी, जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार बननी है। तो एक तरफ जरूर सौरभ ये बात बीजेपी की तरफ से आ रही है, इसकी पुष्टि किसी एनसीपी के नेता ने ये नहीं की है कि बात इस लेवल तक पहुंच गई थी कि पूरी तरह से तैयारी हो गई थी। लेकिन राजदीप जी, बहुत दिन हो गए आपने प्रफुल्ल पटेल को हेलो नहीं भेजा आपने व्हाट्सएप पर। जी नहीं, ये देखिए सौरभ भाई, प्रफुल्ल पटेल का क्या रोल था, किसका क्या रोल था, हम स्पेसिफिक्स में इस समय नहीं जा सकते। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, बताइए कि 2019 में 2 प्लान तैयार थे। प्लान ए था शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का गठबंधन, लेकिन प्लान बी पर जरूर देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, और शायद इतना बड़ा प्लान शरद पवार के ब्लेसिंग्स के बगैर नहीं हो सकता है, वो भी था। लेकिन आखिर में जब सोनिया गांधी राजी हुई, तब शरद पवार जरूर प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये गठबंधन नहीं कर सकते। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले इस बीजेपी के साथ जाने के लिए डेड अगेंस्ट थी, और कहीं ना कहीं तब लास्ट मिनट पर, या आप कहिए जो फर्स्ट प्लान था, प्लान ए की तरफ शरद पवार बढ़े। लेकिन वो तो आप एक चीज बताना भूल गए राजदीप जी, नेता नगरी के दर्शकों को, जो शरद पवार जी ने आपको बताई कि उन्होंने प्रधानमंत्री को और क्या कहा कि मैं तो राजी हूं लेकिन मेरे विधायक राजी नहीं हो रहे हैं, जबकि अजीत पवार के मुताबिक ये सत्य नहीं था। देखिए, क्या अंदर क्या हुआ, आप थे ना मैं था। देखिए, हम लोग जो पत्रकार, मैं तो साहब सूत्रों के हवाले से बात कर रहा हूं, आप मिलते रहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, सूत्रों के हवाले जो मैं बात कर रहा हूं उस पर की मैं पुष्टि कर सकता हूं कि प्लान ए और प्लान बी था। अब प्रधानमंत्री और शरद पवार के बीच में बंद कमरे में इतने मिनटों के लिए क्या बात हुई, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, केवल मोदी जी और शरद पवार जानते हैं। अरे देखिए, साहिल जी बताना चाह रहे हैं कुछ, उनको शायद शरद पवार ने बताया है। साहिल जी देखिए, हम इस पूरे मामले को ना हमको 2 इस पे देखना चाहिए। एक, जो चीजें हुई है, मतलब ये जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं, ठीक है, तो डिस्प्यूट किन चीजों पर नहीं है? एक, 2019 का वो अर्ली मॉर्निंग शपथ ग्रहण हुआ था अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का, ये अनडिस्प्यूटेड है, वो हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, एनसीपी और बीजेपी की बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच में
बंटवारा हो रहा था कि मंत्रालय कौन सा मंत्री बनेगा, क्या बनेगा, किस तरीके से सरकार बनेगी, ये अनडिस्प्यूटेड है, ये फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। नंबर 3 जो बिल्कुल फैक्ट है, जो हमारे सामने घटना घटी थी कि और ये भगत सिंह कोश्यारी का मैंने अभी इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि आदित्य ठाकरे मेरे पास आकर बैठे हुए थे कि मेरे पास समर्थन की चिट्ठी आएगी कांग्रेस की और वो चिट्ठी आएगी तो हम अब सरकार बनाने का दावा करेंगे करके, लेकिन आखिर तक वो चिट्ठी नहीं आई, ये बात भगत सिंह कोश्यारी ने कही और वो हुई थी। इससे पहले वो लोग गए थे, वो दावा नहीं कर पाए थे। और जब एनसीपी को बुलावा किया गया राज्यपाल की तरफ से, तब अचानक एनसीपी की तरफ से यह कहा गया कि हम लोग ये बना नहीं सकते, आप राष्ट्रपति शासन लगा दो, और जबकि ये बात शिवसेना और कांग्रेस को नहीं पता थी। अब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की तरफ से जो चिट्ठी गई है, उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो शरद पवार से बात करने के बाद ही बना था, ये बात भी तथ्य है। ठीक है, अब जो तथ्य हमें पता नहीं है, यानी जिस पर गॉसिप है, जिस पर कमलेश ने उस पर किताब भी लिखी है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हमको कहां से पता चली, जिससे राजनीति कह रहे हैं, या तो शरद पवार ने कभी हमसे बातचीत में कही है, कुछ बातें प्रफुल्ल पटेल ने कही है, कुछ बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही है, कुछ बातें शिवसेना की तरफ से कही गई है, और कुछ बातें भगत सिंह कोश्यारी ने मुझे इंटरव्यू के अलावा कही है। अब ये सारी चीजें हैं, अब ये सारी बातों का, और अमित शाह और प्रधानमंत्री तो हमसे मिलते नहीं है, इसके लिए उन्होंने क्या कहा वो शायद वो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये 3 तथ्य है। और तथ्यों के अलावा बातें क्या है कि शरद पवार ने ये बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं अजीत पवार का शपथ ग्रहण होने के बाद ये सरकार उन्होंने चलने क्यों नहीं दी, ये बात जो है ये सबसे बड़ी बात है। अब इसको लेकर फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है। बातें क्या क्यों हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शरद पवार को पता था और शरद पवार ने ही अजीत पवार को भेजा था शपथ ग्रहण करने के लिए, लेकिन सुप्रिया सुले और बाकी लोगों का विरोध देखते हुए उन्होंने वो फैसला एंड मूवमेंट पर कैंसिल कर दिया। एक ये पॉइंट नंबर 1 जो बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि शरद पवार ने ये समझ के चल रहे थे कि अगर सोनिया गांधी मना कर दे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस मना कर दे कि हम सरकार शिवसेना के साथ सरकार नहीं बनाना चाहते, क्या करेंगे हम? तब तो महाराष्ट्र में सरकार बनानी पड़ेगी। शिवसेना और बीजेपी की बात पूरी तरीके से फट चुकी है, ऐसे में मौका हमको मिल सकता है, तो क्यों ना हम ये बातचीत जारी रखें, इसके लिए बातचीत चल रही थी। लेकिन उनके अपेक्षा से परे सोनिया गांधी ने जब उसमें हामी भरी, तब शरद पवार को समझ में आ गया कि अब तो हमको किसी भी हालत में कांग्रेस और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनानी पड़ेगी। तीसरी एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एनसीपी के अंदर 2 धड़े थे। एक धड़ा था प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, जो कह रहे थे कि हमें अगर स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें अगर ईडी की तकलीफ के बिना होने वाला सरकार चाहिए, हमें अगर सीबीआई के तकलीफ के बिना होने वाली सरकार चाहिए, तो हमें बीजेपी के साथ जाकर हम सरकार बनाएंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, हमें चैन की नींद आएगी, हमें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, ये सारी चीजें हो। दूसरा एक धड़ा था कि पवार साहब, आप जो भी बात है, आपका पूरा राजनीतिक करियर जो है वो इस बात पर रहा है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ है जो राइट विंग कही जाती है। भले ही आपने कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की है, लेकिन आपने राइट विंग ताकतों के साथ में जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी के साथ ओपनली कभी सरकार नहीं बनाई। आप कभी सरकार में शामिल नहीं हुए, आपने बाहर से समर्थन दिया, अंडर द टेबल समर्थन दिया, लेकिन उनके साथ में जाकर आप सरकार में कभी नहीं बैठे। यह आपके लिए बड़ा गलत होगा, ये कहने वाला एक तबका उनके साथ में था। तो ऐसे में आखिरकार पवार ने प्रैग्मेटिक राजनीति की और उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर और शिवसेना के साथ जाकर सरकार बनाना तय किया। ये एक बात और रही। अब इसमें आगे क्या होगा, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सौरभ, तुम्हारा सवाल इस बात को लेकर है कि आगे इसकी कोई सुगबुगाहट रहेगी क्या कि एनसीपी उसमें साथ में जा सकती है? इफ आई गेट 2 minutes ऑफ टाइम, जी प्लीज बताइए। देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत ये 28 से 30% वोट से ज्यादा नहीं है। ये 2014 के चुनाव में साबित हो चुका है, 2019 के चुनाव में साबित हो चुका है। ऐसे में बीजेपी को महाराष्ट्र जैसे राज्य में 40 से ज्यादा सीटें अगर जीतकर लानी है तो उन्हें कम से कम 44% वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी, 44 से 48% वोट शेयर की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद भी फिर पुलवामा अटैक, बालाकोट का स्ट्राइक,
मोदी जी की लहर, सारी चीजें हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और एनसीपी का अपना वोट शेयर 34 से 35% तक कायम रहा है महाराष्ट्र में, कोई भी उनको हिला नहीं पाया है। तो ये एंटी बीजेपी वोट शेयर है। ऐसे में बीजेपी 28% से उन्होंने यूपी में करके दिखाया कि बीएसपी एसपी साथ में आने के बावजूद भी उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाया, लेकिन वहां पर उन्हें जो वोट शेयर का जंप करना था वो 42% उनका अपना वोट शेयर था और उन्हें 7 से 8% एक्स्ट्रा वोट शेयर चाहिए था, जो महाराष्ट्र में ये जंप उन्हें 15 से 16% का चाहिए। और शिवसेना का अपना दोनों चुनाव में 19 से 20% का वोट शेयर रहा है। अब वो वोट शेयर अगर उन्हें हासिल करना है, क्योंकि शिंदे के एमएलए आपके साथ में आ गए, लेकिन अभी भी बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि सारे के सारे 20% शिवसेना के वोटर उनके साथ में जुड़ गए। तो वो 10% का 10 से 12% का जो क्या कहते हैं कि शॉर्टफॉल जो है वो अभी भी उनके पास में है। आने वाले चुनाव में वो इस बात को देखेंगे, टीएमसी के चुनाव जो अभी बाइपोल हो रहे हैं वो वाले बाइपोल, या बाकी सारे चुनाव जो भी अगर बीच में होंगे वो, कि क्या हमें वो वोट शेयर हासिल करने में हम कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं हो पाते, अगर उन्हें समझ में आता है कि हम अब भी 40% के ऊपर महाराष्ट्र में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें थर्ड पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। वो थर्ड पार्टनर एनसीपी हो सकता है क्या? आज हमने, अब ये ऑफ द रिकॉर्ड है लेकिन फिर भी बताइए इतना क्या हिचकना है साहिल जोशी जी? एक रिश्ता तो आपका है नेता नगरी के दर्शकों से, बताइए महाराज। हमने आज पवार साहब से पूछा कि क्या आपको लगता है कि थर्ड जो अगली टूट एनसीपी या कांग्रेस में होगी, ऐसा आपको लगता है क्या? तो उन्होंने बोला कि आप वो नहीं है, उनका बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना पर है। ये उन्होंने आज, और ये जो जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच होर्डिंग वॉर चल रहा है अगले सीएम को लेकर, उसी पर आता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो शॉर्टफॉल है, वो शॉर्टफॉल अगर उन्हें पूरा करना है, अगर उनको लगे कि अभी भी हमारे पास शॉर्टफॉल है, तो वो कहां से पूरा होगा? तो वो पूरा होगा कि कांग्रेस के अगर कुछ विधायक उनके साथ आ सकते हैं क्या, एनसीपी का बड़ा तबका उनके साथ में आ सकते हैं क्या। देखिए एनसीपी में इक्का दुक्का लोगों को साथ में लेकर, जो सत्रप है उनको साथ में लेकर चुनाव जीतने की कोशिश तो बीजेपी ने 2019 में भी कर ली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। उन्हें अगर चाहिए तो पार्टी साथ में लानी पड़ेगी। जो खेल उन्होंने शिवसेना के साथ किया है उस तरीके का खेल उनको करना पड़ेगा। उन्हें कोई ऐसा नाम साथ में लाना पड़ेगा जिससे वो ये दावा कर सके कि देखिए पूरी की पूरी पार्टी हमारे हाथ में आई है, भले पूरी पार्टी ना हाथ में आई। तो ये कोशिश उनको करनी पड़ेगी। किसी एक सत्रप को ले लिया तो उस डिस्ट्रिक्ट में उनकी 2 सीटें जीत गई। ये खेल उन्होंने 19 में करके देख लिया, वो ज्यादा कामयाब नहीं रहे उसमें। उन्हें शिवसेना की तरह कोई गेम करना पड़ेगा और उसकी कोशिश, वो उसके लिए उनके पास 3 ऑप्शंस है। एक, कांग्रेस के कोई लोग लेके, लेकिन कांग्रेस इज नॉट ए यूनाइटेड फोर्स। कांग्रेस के 44 लोग हैं, अपना अपना एक अलग अलग उनका छत्र है, तो उनको अलग अलग लोगों को साथ में लाना पड़ेगा। एनसीपी इज अ यूनाइटेड फोर्स। एनसीपी में नेता का फोर्स है, एनसीपी में शरद पवार का फोर्स है, एनसीपी में अजीत पवार का फोर्स है। और रही बात आखिर में, यह ऑप्शन अभी भी खुला है। मेरे ख्याल से स्वाति चतुर्वेदी ने उस पर एक आर्टिकल लिखा था, हालांकि आई एम नॉट अग्रीइंग टू दैट आर्टिकल, बट दैट इज एन ऑप्शन ओपन कि कल अगर जरूरत पड़े तो क्यों नहीं उद्धव ठाकरे से बात हो। आज ही हमने देखा कि 2 दिन से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और ठाकरे परिवार कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हमारे राजनीतिक विरोधी है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस हमारे दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ हमारे राजनीतिक विरोधी है। और वही देवेंद्र फडणवीस जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुझसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मैंने बदला लिया। बदला आप किससे लेते हैं? बदला आप दुश्मन से लेते हैं, बदला आप राजनीतिक विरोधी से नहीं लेते हैं। तो उन्होंने बदला लिया और अब जो भाषा है वो राजनीतिक विरोधी की भाषा चल रही है। तो देखिए ऑप्शंस महाराष्ट्र की राजनीति में सबके ओपन है और इसीलिए ये डिस्कशन और ये चर्चा काफी इंटरेस्टिंग बनती रहेगी और अगले साल भर तक इस तरीके की चर्चा हमें करनी पड़ेगी। देखिए आपने इतना सब बता दिया तो कमलेश सुथार जी बड़ा बेचैन हो रहे हैं कि मैं भी तो बता दूं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मैंने क्या सुना। कमलेश सुथार जी, सौरभ तुमको उकसा रहा है, संभल के बात करना। फाइनली वो हमसे बात करते रहेंगे, ऐसा मत। ये क्या कर रहे हैं साहिल जी? हम और आप एक टीम में और कमलेश जी उस टीम में ही है, ये मत करिए। हम सब पत्रकार एक टीम में हैं, नेता दूसरी टीम में है। डोंट डू दिस। हमारी आंसरेबिलिटी पब्लिक के लिए है। कमलेश सुतार जी। नहीं साहिल ने जो जाते आखिरी में जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 दिनों से लगातार 3-4 स्टेटमेंट्स आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहला स्टेटमेंट जो इससे पहले चर्चा चल रही थी उसको लेकर है, जो कि क्यों आखिर शरद पवार ने आखिरी मोमेंट पर यू टर्न लिया। देखिए
साहिल तो विस्तार से बता चुके कि एनसीपी दो खेमों में बट चुका था। एक सुप्रिया सुले का खेमा था जो चाहता था कि हम बीजेपी के साथ ना जाए। दूसरा खेमा जितेंद्र आव्हाड, नवाब मलिक जैसे नेताओं का था, सुप्रिया सुले जैसे नेताओं का था, जो चाहता था कि महाराष्ट्र में ये नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन एक बात जो मैंने पिछले कुछ दिनों में बताई भी थी और परसों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे ने भी कही है, लगातार ये बात सामने आई है कि एक शर्त थी जिसको लेकर पूरा ऑफ ट्रैक चला गया डिस्कशन, वो था हम साथ में आ सकते हैं लेकिन आपको आपका जो कैप्टन है वो बदलना पड़ेगा, यानी कि फडणवीस को बदलना पड़ेगा। उस बात को लेकर एनसीपी अड़ी थी और शायद बीजेपी के आलाकमान को ये बात उस वक्त नागुजार थी कि अगर इस वक्त ही एनसीपी शर्तें और टर्म्स एंड कंडीशंस डालने लगे तो आगे चलकर सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये रही एक बात। दूसरी, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है, जो मेरी जानकारी है कि बीजेपी में इस बात को लेकर काफी अस्वस्थता है कि जिस तरह की ताकत एकनाथ शिंदे को साथ लेने के बाद में आनी चाहिए थी वो इस वक्त होता नहीं दिखाई दे रहा। जो वोटर उनके साथ में आना चाहिए था, शिवसेना का समर्थक जो आना चाहिए था, जिसके बारे में साहिल ने काफी विस्तार से आंकड़े दिए, मैं उसमें वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन वो समर्थन नहीं आ रहा। और जो आंकड़ा चाहिए, जो बीजेपी को पिछले बार का लोकसभा का परफॉर्मेंस रिपीट करने के लिए चाहिए, वो यहां पर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसलिए किसी को साथ लेना होगा तो क्यों ना उद्धव ठाकरे ही। और पिछले 2 दिनों से जो बयान जिसका जिक्र साहिल ने किया, जिसके बारे में बताना चाहता था, लगातार ये बात, और ये पहली बार नहीं हुआ है। दिवाली के वक्त जब मैं और साहिल हम मिले थे देवेंद्र फडणवीस से, उस वक्त भी उन्होंने बातों बातों में एक बयान दे दिया था कि राजनीतिक जो कटुता है वो खत्म होनी चाहिए, राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता और इसका प्रयास शुरू होना चाहिए। और उसके 2 ही दिन बाद सामना में एक एडिटोरियल आया था जिसमें कहा था कि जी बिल्कुल ये कटुता खत्म होनी चाहिए। और उसके बाद आज फिर से इसका राउंड 2 शुरू होता है। एक अहम चुनाव के वक्त देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आना, एक अहम चुनाव के वक्त आदित्य ठाकरे की ओर से भी ये बयान आना कि देवेंद्र फडणवीस हमारे दुश्मन नहीं है। तो जिस तरह से राजदीप कह रहे थे, फिर आखिर देखिए कमलेश भाऊ आप, राजदीप जी वेलकम। कमलेश भाऊ, हम सबको पता है कि ये सामना के संपादकीय कितने टेलर मेड होते हैं और कितने तात्कालिक होते हैं। अगर एक तरफ सामना का संपादकीय है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का वो बयान भी है जिसमें वो अमित शाह को मोगैम्बो करार दे रहे हैं। देखो ये तो इससे पहले कई बार हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 2018 का जिक्र जो लगातार चल रहा है, सौरभ, जिस घटना का जिक्र अभी जिस शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र लगातार कोर्ट में हो रहा है, चुनाव आयोग के सामने हो रहा है, जिस दिन वो 2018 की शिवसेना की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, मैं खुद वहां पर मौजूद था, वर्ली के एनएससी ग्राउंड में हुआ था। वहां पर सबसे पहला रेजोल्यूशन कौन सा पास हुआ था कि आइंदा किसी के साथ में हम अलायंस में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई शिवसेना का गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं होगा, शिवसेना अपने बलबूते पर लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। हालांकि उसी में कुछ और रेजोल्यूशंस किए गए थे जिसमें एकनाथ शिंदे को नेता भी बनाया गया था, वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये रेजोल्यूशन अलग से चर्चा नहीं, अभी चर्चा होगी, आप बताइए। नहीं, क्योंकि इस मुद्दे से थोड़ा फिर हम दूर चले जाएंगे। भाई साहब, लल्लत टॉप के नेता नगरी के दर्शकों को बड़ा धैर्य है, आप बता दीजिए वो अलग चर्चा जो हुई थी। रेजोल्यूशन ये था कि किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होगा ये। और जब उद्धव ठाकरे ने इस रेजोल्यूशन को पढ़ा था, इसको इस वक्त पूरा एनएससी ग्राउंड, वो डोम जो वहां पर है, तालियों की गूंज से और शिवसेना की जय जयकार से उस वक्त पूरा वहां पर हमने सुना था किस तरह से वेलकम किया गया था। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद अमित शाह मुंबई आते हैं, मातोश्री जाते हैं, मातोश्री में उनको वड़ा पाव और पोहा खिलाया जाता है। साथ ही में एक गाड़ी में बैठकर पिछले सीट पर अमित शाह, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे बैठकर जाते हैं। वर्ली के ब्लू सी बैंक्वेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और कहा जाता है कि भाई हम लोग चुनाव सिर्फ लोकसभा की नहीं, विधानसभा के भी साथ में लड़ेंगे। तो उद्धव ठाकरे ने ये पहली बार नहीं किया कि उन्होंने मोगैम्बो करार दिया होगा। उसके पहले भी अफजल खान की फौज कहा था अमित शाह को, और कई सारे उन्होंने किए था। अगर एक एक अभी याद करूंगा तो लंबा लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी साथ में बैठकर चुनावी गठबंधन की घोषणा की थी। जी, I'll come to it। इसमें राजदीप जी आऊंगा। राजदीप जी, I'll come to you। राहुल श्रीवास्तव जी, आप धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। मैं आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं और उसके बाद जो भी आप जोड़ना चाहें। ये दिल्ली और केंद्र को अपनी सहूलियत के हिसाब से नेता खलनायक के रूप में जो पेश करते हैं, वो प्रवृत्ति, नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो वो दिल्ली को सल्तनत के रूप में निरूपित करते थे,
उद्धव ठाकरे कभी अफजल खान का उदाहरण देते हैं, कभी कोई उदाहरण देते हैं, और ये तो हम सब जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद मराठा साम्राज्य की दिल्ली पर आधिपत्य को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं रहीं, जो प्रयास रहे, और अंततः पानीपत की तीसरी लड़ाई, इन सब पर खूब चर्चा हो चुकी है। मैं इस चलन को समझना चाहता हूं। राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया आपने। क्या है कि ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति नई नहीं है। यानी गूंगी गुड़िया आपने सुना होगा, बोला जाता था नेताओं के लिए। तमाम इस तरह के संबोधन जो है वो चलते रहते हैं। क्या है कि जो एक बिकता हुआ माल होता है ना, उसका एक सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म जरूर पब्लिक में लाया जाता है, और विरोधियों का काम ये होता है। लेकिन हम अगर जो मैं इस पे कहना चाहूंगा, ये जो पूरी डिबेट जो थी ये सिंबल्स वाली, क्या है कि ये सिंबल्स जो है बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है। सिंबल्स, एक समय ऐसा था कि जब 1991 में चुनाव हुए थे, उस समय पे जैसे ईसी ने पहली मीटिंग बुलाई थी, तब से झगड़े शुरू हो गए थे और सभी को हल सिंबल चाहिए था। और उस समय पे लेफ्टिस्टों को, सोशलिस्टों को, कांग्रेस को, सबको चाहिए था ये हल सिंबल। बाद में ऐसा हुआ कि हल किसी को नहीं मिला। कांग्रेस को 2 बैल और वो योक वाला मिला, किसी को हिंदू महासभा को घुड़सवार मिला, घोड़ा और एक राइडर मिला, इस तरह के सिंबल मिले। सिंबल्स का इंपैक्ट देखिए कि मैं इसमें ये कहूंगा कि एक समय पे इस देश में बैलेट पेपर पे सिंबल नहीं होते थे। वोटर्स को दिए जाते थे बैलेट पेपर और डब्बे अलग अलग सिंबल के होते थे। तो एक समय पे चुनाव में करीब 20 लाख डब्बे इस देश में मतपेटियां बनी थी, और उसमें कहा जाता है कि 8,500 किलो स्टील जो है वो लगा था उन मतपेटियों को बनाने में। तो वो सिंबल एलिमेंट जो था वो डब्बों पे था, बैलेट पेपर पे नहीं था। बहरहाल जो ये हमारा करंट जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसमें यानी विद्वान लोगों ने जो महाराष्ट्र से संबंधित, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसकी जेनेसिस एक जो मैं ये कहूंगा कि इसका इंपैक्ट जो होगा, बिल्कुल सही बात है कि फडणवीस तमाम चीजें, लेकिन इस पूरे का जो इंपैक्ट होगा उसका एक चीज भूल नहीं सकते हम कि बीजेपी क्या कर रही है और दूसरा वहां क्या हो रहा है। क्या ये शिवसेना की फूट पैसे के लिए हुई? जी नहीं। ये फूट क्या सिर्फ सत्ता में आने की कारण था? इसका एक बुनियादी कारण जो था, जो कि इस पूरी डिबेट से मिस हो रहा है, वो था आइडियोलॉजिकल रीजन। किसी ने कहा 19% वोट है, ट्रांसफर हो जाएगा, एमवीए में जुड़ जाएगा। किसी ने कहा कि क्रिश्चियन वोट जो है वो मिल जाएगा। द शिवसेना इज नॉट अबाउट जस्ट अबाउट नंबर्स। द शिवसेना वाज अ सेंटिमेंट। 1996 में जब बनी थी ये पार्टी, बाला साहब ठाकरे रिप्रेजेंटेड एन आइडियोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड। जब एल.के. आडवाणी कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना उनके लिए पूरे सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन था, उस समय पे बाला साहब ठाकरे कह रहे थे कि मेरे आदमियों ने बाबरी मस्जिद गिराई। वो एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म था जिसको अबैंडनमेंट को लेकर के शिवसेना टूटी। वो चाहे आप उसको स्टेटेड बोले, लेकिन था एक कारण। अगर विधायक चले गए, सांसद चले गए, उनको फंड करने वाले लोग चले जाएंगे, तो क्या ये 19% वोट इंटैक्ट रहेगा, जो कि शिवसेना का अगर हम कोर वोटर कहें, ये देखने वाली बात है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी उद्धव ठाकरे और शिवसेना का जो एक एलिमेंट है, जो भी हेजेमनीज होती है किसी राज्य में, बीजेपी उसको तोड़ती है। हरियाणा में जाटों की हेजेमनी थी चुनाव में, वो डिसाइड करते थे, इन्होंने खट्टर साहब को बिठा दिया। महाराष्ट्र में हेजेमनी थी मराठों की, उन्होंने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बिठा दिया। उसी तरह से बीजेपी हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म को यूज करके शिवसेना की स्प्लिट तक ले जाकर के बीजेपी ने शिवसेना को उस तरह से नहीं तोड़ा जैसे कि कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में पार्टियों को तोड़ा गया। उसमें शिवसेना का एक आदमी शिंदे सामने रखा गया, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये दिखाने के लिए कि एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। शिवसेना के लोग टूट रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साहिल ने बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स दी, उसमें एक आप देखिए,
कि 2004 के अंदर शिवसेना का वोट है 19.9%, 64 सीटें आती हैं। 2009 में 44 सीटें हैं, 16.2%। 14 में 63 सीट्स आती हैं, 19% वोट है। 56 सीट आती हैं 2019 में, 16% वोट है। 2012 में बाला साहब ठाकरे की मृत्यु होती है। मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज टू प्रूव अ लॉट। ये उनको प्रूव करना है इस बार कि वो इस बिना बीजेपी के उस हिंदुत्व प्लेटफॉर्म को, जो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, शरद पवार के साथ चले गए हैं, बहुत सारी बातें ठीक है अरिथमेटिक साहब, शिवसेना की केमिस्ट्री का क्या होगा? क्या वो उस जगह जाकर के उस केमिस्ट्री को रीडिफाइन कर पाएंगे? शिवसेना के लिए चैलेंज ये है, शिवसेना के लिए चैलेंज ये है कि जो विधायक चले गए हैं वहां एक एक जगह पे काडर खड़ा करना होगा। तो बीजेपी आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे, जहां शिवसेना एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्व फेस था, मराठी प्राइड का इशू था, वहां पे बीजेपी शिवसेना को डिसमेंटल कर रही है। बीजेपी जान गई है कि अगर उसको एक राइट विंग हिंदुत्व पार्टी बन के महाराष्ट्र में आगे रहना है तो उसलिए शिवसेना का ना होना जरूरी है। ये पूरी लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। इट्स नॉट मियरली अरिथमेटिक्स, इट्स अ बैटल ऑफ केमिस्ट्री। और अब जब मुझे राहुल एक चीज श्रीवास्तव, ऐड करनी है। साहिल सर, आई एक राहुल जी का एक पॉइंट छूट गया है। और अब राहुल जी ने जब इतनी सब बातें बता दी हैं तो दर्शकों को यह भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सिंबल की लड़ाई के दौरान उन्हें क्या बताया था, हाथ पकड़ के एक वरिष्ठ नौकरशाह का, कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी के भी साथ आया हूं, साइकिल नहीं जानी चाहिए। राहुल श्रीवास्तव जी। जी सौरभ, ये देखिए वाक्य हुए तो मैं, देखिए क्या है कि ये साइकिल का झगड़ा जो था, अगर आप देखें तो पहला जो झगड़ा इस देश के अंदर सिंबल पे हुआ था, वो इट वाज इन आई थिंक 19 जब सीपीएम की टूट हुई, सीपीआई की टूट हुई थी, सीपीआई की टूट हुई थी, सीपीएम बनी थी। उस टाइम पे लड़ाई पहली हुई थी 1964 में, दिसंबर 1964 में 68 में झगड़ा लिपटा था। और उस समय पे ये बात आई थी कि किस बिना पे ये सिंबल दिए जाएंगे। सिंबल दिए जाने का उस समय पे इलेक्शन कमीशन ने हिसाब ये लगाया था कि आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरल, इन राज्यों में जो टूट करके नई पार्टी बनी है, गुट बना है सीपीएम, उसके पास 4% का वोट है। शिवसेना के साथ जो हुआ है सौरभ, जो ईसी का वर्डिक्ट आया है, उसको अलग अलग तरह से डिबेट हुई है, लेकिन उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, आई थिंक साहिल हैड मेंशन्ड इट, कि जब ये शिवसेना ओरिजिनली बनी थी और रिकग्निशन के लिए गई थी, तो बाला साहब ठाकरे को ईसी ने बोला था, साहब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक कंटेंट नहीं है, इसको डेमोक्रेटाइज करिए। शिवसेना ने उस समय पे कर दिया। 2018 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, आज की तारीख में उसका शिवसेना का क्या स्वरूप था? उसमें जो पार्टी का मुखिया है वो कार्यकारिणी बनाता है, वही कार्यकारिणी उसको चुनती है। इवेंचुअली द इश्यू ऑफ मेजॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक फ्रीडम नहीं थी। ये इस देश की सभी सिंगल यूनिट पार्टियां जो हैं, टीआरएस हुई, ममता बनर्जी हुई, इन सब में ये एक इशू, एक उनके लिए वार्निंग साइन है कि अगर बीजेपी जैसी पार्टी दिल्ली में बैठी है और उनकी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल का सबब हो सकता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल टेक्स फॉर दीज पार्टीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ टुमारो। राहुल जी, मेरा सवाल अभी भी वही ठिठका खड़ा है। अदरवाइज मेरा छोटा सा इसमें यह है कि सिंबल से बहुत ज्यादा नहीं होता साहब। देखिए 2009 में अगर आप देखें तो वही एलके आडवाणी साहब, वही बीजेपी, वही लोटस, और एक वो जिन्ना की मजार ऐसी खटकी साहब कि वो सिंबल फीका पड़ गया। तो क्या है कि सिंबल से उतना नहीं होता है। अरे मुलायम सिंह जी वाला किस्सा सुना दीजिए महाराज, मुलायम सिंह जी वाला किस्सा। बाकी सबसे ऑफ द रिकॉर्ड इतना सुनता हूं, लोग कहेंगे कि मैं दुहाजू भेदभाव करता हूं, राहुल जी से नहीं पूछता हूं। नेताजी अब आपको कुछ नहीं कहेंगे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो किस्सा बता दीजिए दर्शकों को। साहब ऐसा है कि जो नहीं रहे उनका लिहाज में और ज्यादा करता हूं, लेकिन हाँ ये क्या है कि उनका ज्यादा लिहाज किया जाता है। तो क्या है कि थोड़े कुछ संस्कार राहुल जी, मेरे दर्शकों को ये पता तो चले कि पॉलिटिशियंस हाउ डू दे ऑपरेट, उनकी मैनूवरिंग, कि पार्टी पर संघर्ष जब चल रहा था तब भी वो लार्जर पिक्चर देख रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो किस्सा बताएं, दैट ब्यूरोक्रेट एंड मुलायम सिंह यादव। देखिए मैं आपको ये बताता हूं सौरभ कि
उस पीरियड में मुलायम सिंह यादव से मेरी कई बार मुलाकात हुई। और मैं आपको एक बार बता दूं कि मुलायम सिंह यादव, आप दुनिया में 50 बातें फ्लोट कर जाएंगे, मुलायम सिंह यादव वांटेड द सिंबल टू गो टू हिज सन। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि ये सिंबल उनके बेटे को ही जाए। तमाम बातें बाहर होती हैं, तमाम बातें नेताजी ने बाहर आकर के भी कही, लेकिन उस झगड़े में एक मैन्युफैक्चर्ड एलिमेंट था, यानी विवाद था, परिवार में झगड़ा था। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश के बीच में दरार फैमिली के बाकी मेंबर्स के कारण भी बहुत खराब थी, मैं ये जानता हूं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक दिन मुझे रात को ये बात जरूर कही थी कि लॉन्ग टर्म अगर फ्यूचर समाजवादी पार्टी का है तो वो अखिलेश यादव के साथ है, और वो अखिलेश यादव का फ्यूचर साइकिल के सिंबल के अखिलेश के पास नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी का फ्यूचर नहीं होगा। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए, और बाकी और जानना चाहें तो आप ये गूगल कर सकते हैं कि उस समय जो अधिकारी पंचों की भूमिका में थे वो किन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कहां तैनात थे। साहिल जोशी जी। सर, मैं दो चीजों को ऐड करना चाहूंगा इसमें जो राहुल श्रीवास्तव ने मेंशन किया है, और उनका एक बात सही है और एक बात से मुझे लगता है कि थोड़ा सा यानी कहते हैं ना, हम लोग ने ग्रे एरिया जरा भी नहीं रखा है उनके बात में। ये बात बिल्कुल सही है कि शिवसेना के कैडर को ये बात थोड़ा सा जचना मुश्किल हो गया था कि आप कांग्रेस एनसीपी के साथ कैसे, और ये सवाल बार बार उठ रहा है। आज भी उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने बीजेपी को वोट किया था तो क्यों ना हम कांग्रेस एनसीपी को वोट करें जो संकट के घड़ी में हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान मुझे देना आपका आकर्षित कर रहा है कि 2014 की विधानसभा में शिवसेना ने जो 20% वोट पाए थे महाराष्ट्र में, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बावजूद भी पाए थे। 2014 की विधानसभा की लड़ाई में सारी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और वो जो वोट था वो बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। नंबर एक। नंबर दो, हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना है, हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी भी है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्ववाद के नाम पर बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें शिवसेना का हिंदुत्ववादी वोट, बाला साहेब ठाकरे की डेथ हो चुकी थी 2012 में, बाला साहब ठाकरे के डेथ के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में कमान आ चुकी थी, उनका हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की तरह नहीं था, ये सारी चीजें साबित हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना का वोट बैंक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ रहा, और 20% वोट शेयर पर उन्होंने 63 सीटें उसमें जीती। ये रही बात नंबर 2। नंबर 3, जो शिवसेना में फूट पड़ी है, जो विधायक मतलब मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी लल्लन टॉप के और नेता नगरी के तमाम जो अभी राजनीतिक कार्यक्रम देखने वाले दर्शक हैं, ये बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि पार्टी में, कोई भी पार्टी में जो टूट होती है वो आइडियोलॉजी के नाम पर नहीं होती। अगर ये बात है तो तमाम सारे गठबंधन जो भारत देश में हमने अलग अलग स्टेट्स में देखे हुए हैं, वो देखने को हमको नहीं मिलते, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो उनको पता है कि ये टूट, भले ठीक है आइडियोलॉजिकल कारण दिया जा रहा है, दिखने में वो सूट भी हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोग आइडियोलॉजी के कारण पर मिले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं कि जिनको बाद में फोन करके बताया गया कि आप जाइए, आपका पॉलिटिकल करियर वहां पर सुधर जाएगा। जो ओरिजिनली एकनाथ शिंदे के साथ लोग गए थे वो 16 लोग थे। उसके बाद जब उनको समझ में आ गया कि भाई दूसरी तरफ ताकत ज्यादा झुक रही है, तो एक के बाद एक विधायक एक एक करके जाना शुरू हो गया। पूरा लॉट 40 का एक साथ नहीं गया है, एक एक करके लौट गया हुआ है। तो ये बात भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और एक छोटी बात, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है जिसका जिक्र राहुल ने किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो ऑर्डर मेरे ख्याल से सभी को पढ़ना चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ट्रिपल टेस्ट इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर में रखी है, जो सादिक अली जजमेंट का जिक्र करते हुए ट्रिपल टेस्ट उन्होंने उसमें रखा है। पहला टेस्ट जो है वो पार्टी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर रखा हुआ है। उसमें उन्होंने पाया है कि दोनों गुट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आइडियोलॉजी की बात निकली है, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में उन्होंने लिखा हुआ है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये पहला टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट जो होता है वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ में है, वो दूसरा टेस्ट होता है। और आखिरी वाला टेस्ट जो होता है वो टेस्ट पार्टी के जीतकर आए हुए विधायक, सांसद या जो लोक प्रतिनिधि है, उनका झुकाव किसके तरफ है। तो जो पहला टेस्ट है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वाला, उस टेस्ट में
कोई भी गुट ये साबित नहीं कर पाया कि वही असली पार्टी है जो पार्टी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स चला रही है। ठीक है, तो ना शिंदे का गुट ये साबित कर पाया कि उनके के पास सारे शिवसेना के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, और ना ही उद्धव ठाकरे इसके लिए वो टेस्ट उन्होंने हटा दी। दूसरी जो टेस्ट जिसका जिक्र राहुल कर रहे थे कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में 2018 में जो अमेंडमेंट्स लाई गई, जिसके तहत पार्टी के पक्ष प्रमुख को यानी पार्टी के अध्यक्ष को जो ओवर रीचिंग पावर्स दिए गए थे, अपॉइंटमेंट्स के, डिस्क्वालीफाई करने के, पार्टी से किसी को निकाल देने के, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने सवाल खड़े किए। लेकिन उसमें एक चीज जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखी है वो ये नहीं लिखी है कि 2003 में पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में बदल किया गया था, 1998 में शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में बदल किया गया था, और उसके बाद 2012 में भी शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में बदल किया गया था। जो अधिकार पार्टी के पक्ष प्रमुख यानी उद्धव ठाकरे को दिए गए थे, वही अधिकार पार्टी के शिवसेना प्रमुख जो अभी पद शिवसेना में नहीं रहा, उनको भी वो वही अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने जिक्र नहीं किया हुआ है। और तीसरी बात जिसके आधार पर उन्होंने पार्टी का सिंबल और नाम एकनाथ शिंदे के हाथ में दिया है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होगा, क्योंकि सादिक अली जजमेंट जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, उस वक्त सबसे बड़ी बात इस देश में नहीं थी, वो एंटी डिफेक्शन लॉ इस देश में नहीं था। तब शेड्यूल 10 के तहत पार्टी के डिफेक्शंस पर फैसले नहीं लिए जाते थे। वो चीज 1985 में इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद चीजें बदली हुई है। तो इसके आगे किसी भी पार्टी में इस तरीके की टूट होगी तो इलेक्शन कमीशन का यह फैसला, मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा राहत शिवसेना को उद्धव ठाकरे को मिल पाएगी। लेकिन इसके बाद के सारे फैसले इस पर्टिकुलर फैसले के आधार पर इलेक्शन कमीशन के किए जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ वही पार्टियों के लिए नहीं, तो सारी उन छोटी पार्टियों के लिए जिनके 40-50 विधायक है, उन सबको इस फैसले से सीख लेने की जरूरत है कि उनके साथ भी ये हो सकता है जी, उनके साथ भी ये हो सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया साहिल जी। राजदीप जी, आप बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, आपका क्लोजिंग रिमार्क, देन विल गो टू कमलेश एंड धवल। देखिए, आप मेरे पास आते हैं क्लोजिंग रिमार्क के लिए, बाकी सबसे बात करने के बाद कोई दिक्कत नहीं। मैं 2-3 बातें रखूंगा। एक तो मैं मुंबई में हूं। अरे मेरे वरिष्ठ पत्रकार, कब मैं आपकी शिकायत दूर कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा आप ऐसा हो गया है, आप विपक्ष की बेंच के सांसद हो गए और मैं स्पीकर हो गया हूं कि कभी आपको टाइम खराब नहीं लगे। ये हमारे फूफा हो गए हैं। नहीं, ऐसा है, आपने पहले तो सेंट्रल इशू से आप हट गए थे, अमित शाह वाला, जो मैं आऊंगा उस पर। पर पहली बात, क्योंकि मैं मुंबई में हूं और मुंबई फिल्म का शहर है, फिल्म डायलॉग का शहर है, तो आप ये फिल्म डायलॉग सुनिए। वो दीवार का बड़ा डायलॉग है ना, तो अगर आप आज सोचिए, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे है, तो उद्धव ठाकरे कहते हैं मेरे पास ठाकरे है, भावना है, मेरे पास शाखा प्रमुख है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे पास शासन है, मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास अमित शाह है। ये बड़ी, मैं ये मेरा डायलॉग है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें बड़ी बात इस पूरे जो घटनाक्रम है, क्योंकि आज ये कहा गया, कमलेश ने भी कहा और साहिल ने कहा कि शायद ये हो सकता है कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ जुड़ जाए और एक बड़ा एक गठबंधन हो जाए चुनाव के पहले। देखिए, ये सब चीजें है ना, कभी कभी कुछ इंडिविजुअल चीजें होती हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने 2019 में शरद पवार और कांग्रेस के साथ संबंध किए, जिस तरह से, और ये बड़ी बात है, जून 2020 में ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी जी में जो दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद लगभग तय हो गया था कि बंबई लौटने पर उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आएंगे। और तब अमित शाह जी ने कुछ लोगों को कहा ये नहीं आएगा, ये झूठ बोल रहा है। कुछ महीनों पहले जब एकनाथ शिंदे ने ये बगावत की थी, तब कुछ उनके सांसद अमित शाह से मिले थे पार्लियामेंट में, और वो सांसद बड़े अस्वस्थ थे, क्योंकि वो भी, उनमें से कई उद्धव ठाकरे के करीब भी थे। उन्होंने कहा सर ये छोड़ दीजिए, देख लीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए, हम लोग सब एक साथ आ जाते हैं। तब अमित शाह ने कहा नहीं, ये नहीं होगा, हमने जो फैसला लिया है वो ही रहेगा, उद्धव ठाकरे जी झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक माहौल बन गया है महाराष्ट्र में, एक कटुता आ गई है, एक दुश्मनी का माहौल आ गया है। भले ही देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले अच्छी तरह से कहा नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह के व्यवहार नहीं हुआ करते थे, ये
दुश्मनी, ये कटुता नहीं, लेकिन वो आ गई है। उस कटुता को दूर हटाना अब आसान नहीं है, वो ओवरनाइट तो नहीं होगा। तो ये जानिए कि ये जो इंडिविजुअल लड़ाई है और हर पार्टी के या हर व्यक्ति की जो लड़ाई है वो आसानी से नहीं बंद होगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको, ये जब मामला हुआ पिछले हफ्तों में, सिंबल का मामला, उसमें एक मामला उठा कि ये जो फाइनेंसेस है, जो पार्टी की जो कोष है, जो ट्रेजरी है, वो किसके पास जाएगी। अब अगर एकनाथ शिंदे चाहते या उनका गुट चाहता तो कह सकता था कि देखिए पार्टी ऑफिस तो दिल्ली की हमारी हो गई, विधानसभा की हो गई, हमारे पास फाइनेंसेस भी आने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को पता है कि वो इस मामले को जितना ज्यादा ले जाते हैं और उद्धव ठाकरे को बिल्कुल एक तरह से किनारे करने की कोशिश करते हैं, उसका उनको नुकसान हो सकता है। एक ऑलमोस्ट एज इफ कि एकनाथ शिंदे भी जान गए हैं कि ठाकरे मुक्त सेना कहना बड़ा आसान है, लेकिन पब्लिक में अगर मैं जाकर ये कहूं और पूरी उनकी संपत्ति मुझे दीजिए पार्टी की, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तीसरी बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो रही फाइनेंसेस की बात, एक तो रही आपकी जो अमित शाह के साथ आपकी जो एक तरह से संबंध हो गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, ही इज मोर ऑफ अ ओल्ड स्टाइल शिवसैनिक। चलो साम दाम दंड में कुछ ना कुछ करके करना है। किसी विधायक कोई शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ है, उसके साथ बैठकर डील कर लेते हैं, उसको हमारी तरफ कर लेते हैं। अब कई बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, उनको महाराष्ट्र में लगता है ये जो राजनीति हम कर रहे हैं इससे हमारा नुकसान हो सकता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक कल्चर क्लैश भी धीरे धीरे होने वाला है। राहुल जी ने बात की हिंदुत्व की, हिंदुत्व तो एक बात होती है, लेकिन देयर इज अ क्लैश ऑफ कल्चर्स जो जमीन पर है। और उस क्लैश ऑफ कल्चर्स, क्योंकि ये जो पैसे की राजनीति आ रही है, किस तरह की राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं एक फीडबैक आ रहा है बीजेपी को कि क्या ये सही दिशा में हम जा रहे हैं। हर चुनाव को जीतने की नजर से अगर हम देखें, लेकिन पार्टी का क्या होगा। तो आई थिंक महाराष्ट्र, सौरभ भाई, इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, क्योंकि महाराष्ट्र इज नॉट अ गैंग वॉर की पॉलिटिक्स। लेकिन जब संजय राउत आकर उस दिन कहते हैं, और मुझे लगता है उस बात का उनको एक नेगेटिव फीडबैक आएगा, क्योंकि वो जिस तरह से कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने सुपारी दे दी है मुझे मारने के लिए, ये सब चीजें जब लोगों के सामने आती है, लोग समझते दीज आर गैंग वॉर्स ऑफ महाराष्ट्र। और ये कहां से शुरू हो गए? ये पैसे की राजनीति, रिसोर्ट में ले जाओ, खरीद फरोख्त की राजनीति। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि डिफेक्शन नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक स्ट्रक्चर में हुआ, एक ऐसा इस तरह के नहीं हुआ करते थे जिससे एक मैसेज जाता है कि अब एक गैंग वॉर्स हो रहे हैं। अब उससे आप बाहर कैसे हट पाएंगे, आप पीछे कैसे हटेंगे? इस तरह के जब गैंग वॉर्स है, जब पर्सनल लड़ाई हो रही है, पैसे की राजनीति हो रही है, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इट विल नॉट बी इजी आई थिंक टू गेट बैक टू नॉर्मल पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र। एक ऐसे राज्य में जहां 3 बड़े चुनाव होने वाले हैं अगले 18 महीनों में, म्युनिसिपल चुनाव, लोकसभा और विधानसभा। और जब तक ये 3 चुनाव खत्म नहीं होते, मुझे लगता है इसी तरह से राजनीति रहेगी। और इस राजनीति में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि अगला कदम क्या होगा। एनसीपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो शायद आ जाए कल बीजेपी में, यह भी हो सकता है। और कांग्रेस के भी कई नेता हैं जो बिल्कुल अस्वस्थ है कि उनकी स्थिति क्या रहेगी इस अलायंस में, क्या वो नंबर 3 पार्टनर रहेंगे एमबीए में, वो भी आ सकते हैं। तो इट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ फ्लक्स जो कभी भी मुझे नहीं लगता महाराष्ट्र के इतिहास में हमने देखी। ये स्थिर राज्य था, ये अब दूसरे राज्यों की तरह उस तरफ बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अदर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु फॉर एग्जांपल, वेयर जब लड़ाई होती है ना, आर पार की लड़ाई होती है, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस साइन फॉर अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र इन माय व्यू। राजदीप जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने वक्तव्य के दौरान किसी भी किस्म के व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा, चलिए, ये देखिए, ऐसा है, बुढ़ापा आ गया है,
इसलिए जैसे आदमी बुढ़ापा होता है, ये आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4:30 बजे, ये अक्सर मेरे नींद का समय होता है, तो जब आदमी नींद की तरफ जाता है ना तो वो थोड़ी इम्पेशंस बढ़ जाती है। बट नो प्रॉब्लम, आई वेरी इंटरेस्टिंग। ये साहिल, कमलेश, धवल और राहुल की बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है। पर ये महाराष्ट्र के लिए आपके जैसे बुजुर्ग मेंबरान से ही इस सदन की गरिमा है राजदीप जी। अरे कहाँ गरिमा रह गई अब, किसी कहा गरिमा जैसे शब्दों के। अरे नहीं सर, दिस इज नेता नगरी, यहाँ बहुत ग्रेसफुली सबको सुना जाता है। नो सर, आई ऑब्जेक्ट। मैं 4 दिन मुंबई में रहा हूं और जिस तरह की कहानियां मैं सुनता हूं, लेन देन जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से व्हीलिंग और डीलिंग हो रही है। अरे सर, मैं तो इस डिस्कशन की बात कर रहा था। मैं यहाँ आप सब विद्वान लोग अपना मत दे रहे हैं। देखिए, धवल जी बताना चाह रहे हैं कि इन सब प्रसंगों के बीच एकनाथ शिंदे क्या सोच रहे हैं। धवल कुलकर्णी, ये पहली बात कि पवार साहब का और बीजेपी का कुछ आपस में चल रहा था, नहीं चल रहा था, उसके ऊपर बात हुई। देखिए, अगर आप पवार साहब का करियर देखोगे, उनका अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे, तो आप ये महसूस कर सकते हो कि जब से पॉलिटिक्स में आए, एवर सिंस ही हैज कम टू हिज ओन पॉलिटिक्स, कि हर डिकेड में 1 या 2 बार उन्होंने एक कंप्लीट 180 डिग्री टर्न लिया है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। जैसे 1978 में उन्होंने जो वसुंधरा पाटिल की सरकार थी, उसे गिराकर अपना एक अलग बनाया, और इंसिडेंटली उसमें उस वक्त वो जनता पार्टी के लोगों को साथ लेकर गए, जिसमें जनसंघ के लोग भी शामिल थे। तो ऐसा देखा जाए तो जनसंघ, जो आज की बीजेपी का एक ये था, मतलब प्रीकर्सर, तो वो उन्हें सबसे पहले पॉलिटिकल ओपनिंग महाराष्ट्र में दिया था पवार साहब। तो 1986 में वापस वो कांग्रेस में चले जाते थे। उसके बाद 1999 में वो कांग्रेस से निकल जाते, उनको निकाला जाता है, वो अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं। उससे कहा जा रहा था उस वक्त की शिवसेना और बीजेपी में काफी अनबन शुरू हुई कि सीएम कौन बनेगा। तो गोपीनाथ मुंडे जो उस वक्त भाजपा के शीर्षस्थ नेता थे महाराष्ट्र में, तो उनका थोड़ा बिहाइंड द सीन्स अंडरस्टैंडिंग की कोशिश हो रही थी एनसीपी के साथ कि आप बीजेपी और एनसीपी एक आ सकते, तो वो एक हो गया। उसके बाद 2008 में, और मेरे किताब में भी मैंने इसके बारे में लिखा है, कि शिवसेना और एनसीपी का एक प्रयास था कि क्या वो दोनों पार्टियां, मतलब एनसीपी कांग्रेस को छोड़कर और शिवसेना भाजपा को छोड़कर, क्या दोनों पार्टियां एक आ सकते हैं। तो उस बारे में उन्होंने कोशिश की। 2014 में तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना अलायंस तोड़ा, चारों पार्टियां अलग अलग लगी। उसके बाद भी उनका और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा संबंध था 2-3 सालों को। तो पॉलिटिक्स एक बहुत ही, मैं कहूँगा, तात्कालिक चीज होती है, लेकिन पवार साहब का जो पॉलिटिक्स है वो काफी बदलता दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि शिवसेना, देखिए शिवसेना हिंदुत्ववाद के तरफ गई, लेकिन वो 1980 के दशक में गई, जब एक मेजोरिटेरियन सेंटीमेंट जो था हिंदुस्तान में वो काफी बढ़ रहा था, राम जन्मभूमि वो सब। लेकिन शिवसेना का जो जन्म है, शिवसेना की जो स्थापना हुई 1966 में, और उसके पहले बाला साहब ने मार्मिक नाम का एक व्यंग्यचित्र साप्ताहिक निकाला था, तो उससे शिवसेना का जन्म। मुझे नहीं लगता है कि और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह एक कार्टून बिक्री के इससे जन्म हुआ था। तो शिवसेना वो ओरिजिनली एक सन ऑफ सॉइल कहते हैं, यहाँ के जो भूमिपुत्र है मराठी बोलने वाले, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनका जन्म हुआ था। हिंदुत्ववाद की तरफ वो जो गए वो 1980s में, मतलब 1987 में जो विनय पार्ले की बाई इलेक्शन वो लड़े, डॉक्टर रमेश प्रभु उनके उम्मीदवार थे। तो बाला साहब ने कहा था गर्व से कहो कि हिंदू है, तो वो मामला बाद में कोर्ट में वगैरह चला था। पर मेरा मुद्दा यह है कि वो ओरिजिनली एक मराठी मानुस की पार्टी है, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनकी पार्टी है, और उनके हिंदुत्व में ऐसे देखा जाए तो एक इनकंसिस्टेंसी है। क्योंकि मुंबई में आप अगर देखोगे तो झगड़ा जो है, पॉलिटिकल कंटेस्ट किसमें है, तो मराठी और नॉन मराठी लोगों के बीच में। ये भी मानना पड़ेगा कि शिवसेना के काफी पॉकेट जो है वो नॉन मराठी स्पीकर्स में भी है, जैसे गुजराती है, मारवाड़ी है, जैन है, उत्तर भारतीय जो चालीसों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनके साथ भी उनका जुड़ाव है। लेकिन प्राइमरी जो लड़ाई है मुंबई में वो भाषिक अंग पे। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि हिंदुत्ववाद स्वीकारने के कारण मुझे लगता है शिवसेना का जो ग्रोथ था मुंबई के ठाणे के बाहर, उस पर काफी पाबंदियां, क्योंकि आप जब हिंदुत्व को अपनाते थे
खासकर महाराष्ट्र में। तो क्या होता है कि बहुजन समाज का जो एक क्लास है, जो एक नॉन ब्राह्मण क्लास है, वो थोड़ा अंतर बनाए रखता है। दूसरी बात, जो बुद्धिस्ट दलित है, तो जो आम्बेडकराइट्स है, वो दूर हो जाते हैं। तीसरी बड़ी बात, जो मराठी मुसलमान या मराठी क्रिश्चियंस है, जो मराठी बोलने वाले, वो उनसे दूर चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हम साउथ में देखते हैं कि रीजनल पार्टीज है, जैसे टीडीपी है, टीआरएस है, डीएमके है, एआईएडीएमके है, तो उस तरीके से शिवसेना का ग्रोथ नहीं हुआ। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो अभी फिलहाल जो क्राइसिस चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसका एक फायदा ये हो सकता है कि शिवसेना एक असली तरीके से एक रीजनल पार्टी के तौर पर आगे आ सकती है। वो अपॉर्चुनिटी लोगों को है। जो पुरानी जो उनकी भूमिका है, उसे छोड़कर एक नया, एक समावेशक आइडियोलॉजी अपना के वो कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी। कमलेश जी, इतनी सारी बातें हो रही हैं, एकनाथ शिंदे के मन में क्या है ये तो बता दीजिए। सौरभ जी, बात यह है कि उनके मन में बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही है और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है 2024 का चुनाव। ये होगा इलेक्शन ऑफ कमबैक्स। दो लोग एकदम पुरजोर तरीके से कमबैक करना चाहते हैं। एक है उद्धव ठाकरे, जिनके हाथ से सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, पार्टी का नाम चला गया। और दूसरे शख्स जो कमबैक करना चाहते हैं वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के हाथ से 2019 में सत्ता चली गई, एक बार सत्ता के पास आई, शपथ ली, फिर भी सत्ता चली गई तो दोबारा छूट गई उनके हाथ से। 19 में उन्होंने कमबैक करने की कोशिश करी। वो चाहते थे कि रिमोट कंट्रोल बंद कर रहे हैं, लेकिन उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा, एकनाथ शिंदे के साथ में काम करना पड़ रहा है। इस वक्त उन्हें कमबैक करना है 2024 के चुनाव में। अब कमबैक उनको ऑब्वियसली किसी को वो परमानेंटली वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते, बड़े नेता है और एक बार महाराष्ट्र के आप मुखिया बनकर रहे हो तो जाहिर सी बात है, कोई कितना भी कहे कि मैं पार्टी का आदेश मानूंगा या फिर मैं खुश हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि इस बात का उन्हें कितना खलल है। तो देवेंद्र फडणवीस कमबैक करना चाहते हैं। अब ये दो क्लैश ऑफ टाइटन्स के बीच में जो कमबैक की लड़ाई होगी, इसमें एकनाथ शिंदे कहां खड़े होते हैं। अगर दोनों कमबैक करना चाहते हैं, फडणवीस कमबैक करना चाहते हैं, तो जाहिर है इसका यह सवाल खड़ा होता है एकनाथ शिंदे की भूमिका पर। तो क्या 2024 के बाद में उनका अवतारी कार्य खत्म हो जाता है, उनका अवतार खत्म हो जाता है, या फिर वो भी अपने आप को टिकाने की कोशिश करेंगे। तो ये लड़ाई सिर्फ दोनों में नहीं होगी, ये एक लव ट्रायंगल जैसा होता है, वैसा ये ट्रायंगल होगा कि सत्ता के करीब कौन रहेगा। इन तीनों के बीच में असली लड़ाई होगी। इन तीनों के बीच में मुझे लगता है कि एक आपसी संघर्ष हमें देखने को मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आते हुए जो बयान है, उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी के पास जाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी फिर से एक बार ऑलिव ब्रांच आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके बीच में भी एकनाथ शिंदे को वो भी बरकरार रखना पड़ेगा कि ऐसे में उनकी तो भूमिका खत्म हो जाएगी, उनके पूरे राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ में भूमिका रहेगी एनसीपी की। एनसीपी अपना वजन किस खेमे में डालती है। क्या एनसीपी फिर से ये ट्राई करेगी कि वो एक बार इस ऑप्शन को दोबारा ट्राई करे बीजेपी के साथ जाने का, या फिर एनसीपी जिस बात को, जिस तरह से पवार साहब के आज मुलाकात का जिक्र हो रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर ये तीनों ताकतें एक साथ लड़ती है तो उनकी ताकत महाराष्ट्र में एक साझा ताकत है, वो बीजेपी को सत्ता से दूर रख सकती है। उसी के साथ रहते हैं तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और एनसीपी, इनका एक गठबंधन सामने होगा। लेकिन ये कमबैक की लड़ाई होगी। कमबैक की लड़ाई में सबसे ज्यादा टेंशन अगर किसी को होगा तो वो एकनाथ शिंदे को होगा। अगर बीजेपी पुरजोर तरीके से वापस आती है तो उनकी उसमें भूमिका क्या होगी, क्योंकि ये फिलहाल तो देखा जा रहा है एडजस्टमेंट के तौर से। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि ये 2019 में जो सत्ता आई थी उसका तख्ता पलट करने के लिए एकनाथ शिंदे का एडजस्टमेंट है। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से पिछले 6 महीनों से लगातार बीजेपी के आला कमान से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, वो भी उनकी लगातार तारीफ कर रहे हैं। तो उनका आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा रोल हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब तो फिलहाल है ही, लेकिन आने वाले दिनों में 2019 के चुनाव के बाद में वेयर डज एकनाथ शिंदे स्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस कमबैक की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर अहम कोई कड़ी होगी तो एकनाथ शिंदे, अगर इसी पर अगले कुछ दिनों में उनकी राजनीति हमें देखने को मिलेगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आप सभी विद्वानों ने विस्तार से चर्चा की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सत्र की तरफ। नेतानगरी में इस सत्र का नाम होता है जवाबदेही। आप दर्शकों के सवाल और हम सबके जवाब। शुरू करते हैं। अनुराग शर्मा पूछ रहे हैं क्या अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की तरह भारत सरकार के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, और भी अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर खालिस्तान की मांग को लेकर आजकल जो हो रहा है, ललन टॉप उस पर ग्राउंड रिपोर्ट कब करेगा, ये देवेंद्र राजपूत पूछ रहे हैं। दूसरे सवाल शुरू करते हैं। जल्द ही ललन टॉप की टीम, जल्द ही मतलब अगले ही सप्ताह जो हम लोग फाइनल रिपोर्ट के नाम से प्रोग्राम करते हैं,
उसमें आप देखेंगे कि इस मांग को लेकर पंजाब में क्या हो रहा है। हम अपने रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर भेजेंगे और विस्तार से कवरेज करेंगे। अगर अमृतपाल बात करते हैं तो उनका इंटरव्यू भी किया जाएगा इस फाइनल रिपोर्ट के लिए। ये तो पॉइंट 1 है। दूसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति भारत के लिए खतरा होता है, भारत सरकार के लिए नहीं। अगर कोई भी इस देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देता है तो वो खतरा है। ये एक सत्य है। पर क्या ये इकलौता सत्य है? क्योंकि अभी मैं नागालैंड से होकर आया, वहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कई दशकों से भारत के खिलाफ, भारतीय स्टेट के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। उनके साथ सीज़ फायर चल रहा है, बातचीत चल रही है, नागा एकॉर्ड हमने बहुत सुना है इसके बारे में। उसी तरह से हमने और भी कई राज्यों में देखा जहाँ पर बातचीत की गुंजाइश रहती है। मुझे लगता है कि इसमें से जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे के अंदर बात करना चाहे उनसे बात की जानी चाहिए, लेकिन जो भी भारत की अस्मिता को चुनौती देने की कोशिश करे उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत क्लैरिटी है। और भिंडरावाले का जो प्रसंग है उसके बाद इस देश ने कई हादसे और कई सबक लिए हैं। किस तरीके से दलगत राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए उसको आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से उसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स का दोहन किया, और उसके बाद दरबार साहब, वहाँ जहाँ हम सब जाकर मत्था टेकते हैं, वो जगह जहाँ पर गुरुओं की वाणी सुनाई देती है, सरोवर जिससे मन की शीतलता उपजती है, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन, कड़हा प्रसाद, ऐसी कितनी ही यादें हैं हमारे लिए। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात बताऊं तो मैं कोविड के दौर से जब उभरा था तो मैं सबसे पहले वहीं गया था। ऐसा सुकून मिलता है, आप रात में परकोटे पे जाकर बैठें, लेकिन वो गुरु घर सबके लिए है, सिर्फ सिख धर्म के धर्मावलंबियों के लिए नहीं है। जिस किसी की भी आस्था है सुकून में, संतों की वाणी में, उनके लिए है। इसलिए जो भी कट्टरपंथी तत्व किसी भी धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हैं, मैं उनसे पूरी तरह से असहमत रहता हूँ। ये बात अमृतपाल सिंह की अपनी राजनीति है, सोशल मीडिया का अपना नायकत्व है, अपनी भड़काऊ बयानबाजी है, अपने तर्क हैं, जिससे कई लोग सहमत और असहमत होते हैं। तो संवाद किया जाए, और जहाँ पर संवाद खत्म हो वहाँ पर अनुशासन पर्व शुरू हो। अगला सवाल सौरभ भैया, आलिया भट्ट की पर्सनल स्पेस वाली फोटो जिस तरह से ली गई उससे विवाद हुआ, इस पर आपका क्या टेक है? रूपा सिन्हा जी पूछ रही हैं। ये निहायत ही घटिया, वाहियात, बदतमीजी से भरा और आपराधिक काम है। किसी की भी पर्सनल स्पेस में, चाहे वो आलिया भट्ट हो या इस देश का कोई भी और नागरिक हो, उसकी निजता का उल्लंघन करके इस तरह से तस्वीरें खींचना गलत है। आई रिपीट, गलत भी है, आपराधिक भी है। कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी पापराजी ये सब हरकतें करते हैं, एक नज़ीर सेट की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आलिया भट्ट और उनके परिवार वाले, उनके दोस्त इन पर मुकदमा कराएं और सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब ये बदतमीज़ी की हद है। कोई अपने घर में है, गा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, रो रहा है, तुमसे क्या लेना देना है भाई? वो एक्ट्रेस है, वो अपनी फिल्मों में कैसा अभिनय करती हैं, इसको लेकर आपकी चिंता हो सकती है। उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। कोई किसी को स्टॉक करता है, और फिर कुछ लोग तो, जो आपने पहले भी सुना होगा, है कि खुद ही कोई कुत्ता घुमाने जा रहा है, कोई जिम जा रहा है, वहाँ हर जगह कैमरा, हर जगह कैमरा। गजब है, बिल्कुल गलत है ये। दिस इज़ ह्यूमिलेटिंग। और आप यार उस व्यक्ति की सोचो ना, कि ऐसे ही आपको ध्यान होगा सुशांत सिंह राजपूत वाला जो प्रकरण चल रहा था, तो क्या नाम है, रिया चक्रवर्ती, तो उनकी वो अपने घर में बैठी हैं पेरेंट्स के साथ, और वहाँ सामने कोई मीडिया चैनल कैमरा लगाए हुए। ये क्या तरीका है? ज़बरदस्ती एक ये बड़ा अलग अजीब चलन हो गया कि ज़बरदस्ती मुंह पे कैमरा ठूस दो, बात अरे उसको बात करनी होगी वो आराम से करेगा। प्लीज़ स्टॉप चेजिंग देयर कार्स। और ये सबके लिए कह रहा हूँ, है ना। और मैं ललन टॉप पे ये कभी नहीं होने दूंगा। निजता का सम्मान करिए, उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है उसको लेकर अपनी अपनी राय रखिए। इफ़ शी और ही, इफ़ दे वांट टू टॉक टू यू, तब आप अपने सवाल पूछिए। ऐसे ही मॉब कर देते हैं पब्लिक फंक्शंस में। अभी हम वो सोनू निगम वाला प्रकरण देख रहे थे, उसमें हाथापाई हो रही है। ये जो आप लोगों की नज़र में सेलिब्रिटी हैं, ये भी हाड़ मास के इंसान हैं, इनके भी ऑफ डेज होते हैं। सो यू लव देम, यू मेड देम, नो डिनाइल, पर थोड़ा पूछ तो लो भैया। और ये फोटो जो खींची गई जिस तरह से आलिया भट्ट की, वो तो पूरी तरह गलत है। आपको पब्लिक प्लेस में कहीं मिल रहे हैं, यू वांट सेल्फी, यू वांट टू टॉक टू देम, प्लीज़ रीच आउट, आस्क जेंटली, पोलाइटली, आराम से पूछ लीजिए। अगर वो खिंचवाना चाहेंगे खिंचवाएंगे, नहीं खिंचवाना चाहेंगे मना कर देंगे, कोई बात नहीं।
उनकी भी अपनी निजता और उनका अपना अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरभ भैया, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, केएल राहुल के टैलेंट और परफॉर्मेंस पर बहस हो रही है, आकाश चोपड़ा और वेंकटेश प्रसाद आपस में भिड़ गए हैं, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति को क्रिकेट पर नहीं सोचना चाहिए, हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरे पास केएल राहुल की परफॉर्मेंस के स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, मेरे पास केएल राहुल की परफॉर्मेंस को बाकी परफॉर्मेंस से बाकी क्रिकेटर्स की तुलना करने के लिए नहीं है आंकड़े, तो मैं आपको क्या बताऊं है। मेरे पास मेरी नज़र से वो कुछ घटिया जोक्स गुजरे हैं। क्यों? अगेन देखो यहाँ कैसे पर्सनल हो जाते हैं लोग, क्योंकि केएल राहुल की जो पत्नी है आतिया शेट्टी, वो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, एक्ट्रेस रही हैं, मॉडल रही हैं। कोई मतलब है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। बस्सी ठीक कहता है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। केएल राहुल की परफॉर्मेंस को लेकर मेरा कुछ भी कहना नहीं है, पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं तो मैं उस बहस को सुन लेता हूँ कि डज ही डिजर्व अ स्पॉट और नहीं, बैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए इतना सा भाषण दे दिया फिर भी एक राय दे रहा हूँ कि अंततः निर्मोही होकर फैसले करने चाहिए। ये हमने ऑस्ट्रेलियन टीम से सीखा है, हीरो वर्शिप नहीं, कोई भी हो। नाना करते राय दे दी, पक्का हिंदुस्तानी हूं मैं क्रिकेट के मामले में और भी कट्टर। चलिए अगला सवाल। महिलाओं को पीरियड लीव देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने दो बातें कही, पहली पॉलिसी मैटर है, मंत्रालय जाइए, दूसरी अगर ऐसा हो गया तो नौकरी देने वाले हिचकेंगे। सौरभ सर आप क्या कहेंगे, ये लीव मिलनी चाहिए या नहीं? नेहा जैन ये सवाल पूछ रही हैं, बहुत ही जेन्युइन सेंसिटिव सवाल है। कोर्ट का कहना सही है, ये फैसला इस देश की अदालतें नहीं करेंगी। पॉलिसी के मैटर्स पर फैसला करने के लिए सरकारें होती हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या पीरियड लीव देनी चाहिए? माई आंसर इज यस एंड नो। मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। जिनको पीरियड्स के दौरान तकलीफ होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वो नौजिया फील करती हैं, काम करने में दिक्कत होती है। अब इसके भी कई स्टेज हैं, ये एक ब्लैंकेट कवर नहीं दिया जा सकता। तो इसमें आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे सकते हो, इसमें आप छुट्टी का ऑप्शन दे सकते हो। इसमें अगर कोई ऑफिस आ रहा है पीरियड के बावजूद और थोड़ी बहुत तकलीफ है पर उनको लगता है कि वो काम कर सकती हैं, तो आपको ऑफिस का माहौल बहुत ही खुला रखना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ को शेयर कर सकें। इट्स अ नॉर्मल थिंग, है ना। हम सब पैदा हुए हैं क्योंकि हमारी माँओं को पीरियड्स होते थे। इट्स अ वेरी बायोलॉजिकल थिंग। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। हमें अपनी वर्क स्पेस को और घरों को भी बहुत ही इस मामले में सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर बहुत तकलीफ़ हो रही है तो पीरियड के दिनों में तो क्या दवाइयाँ खाएं। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, पैड्स, टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, इनका फ़र्क क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। और हाइजीन को लेकर बात होनी चाहिए। और अलग अलग तरीके के महिलाओं के, लड़कियों के तजुर्बे रहते हैं। घर की जो बच्चियां हैं उनको, घर की महिलाएं, या अगर खुलकर बात होती है तो महिलाएं और पुरुष दोनों इस मामले में बताएं। लड़कों को भी पता होना चाहिए इन सब के बारे में। पीरियड लीव को देके कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं होता। कई लड़कियां हैं, उनके पीरियड्स होते हैं, तकलीफ दे नहीं होते हैं और वो अच्छे से तत्परता से काम करती हैं। कई एथलीट्स हैं, वो भी ऐसा करती हैं, और कई जो दफ्तरों में काम करती, घरों में भी काम करती हैं। तो ये इसलिए कि नहीं साहब सबको। और दूसरी चीज़, ये जो कोर्ट की टिप्पणी है, मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इस मामले में थोड़ा सा प्रबुद्ध होने की ज़रूरत है। पीरियड लीव्स को लेकर भी और मेंटल हेल्थ को लेकर भी इस पे और खुली चर्चा होनी चाहिए। दफ्तरों में इस तरह के कंसल्टेंट्स होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्क स्पेस में ख़ास तौर पे प्रेशर बहुत रहता है। तो इट्स समथिंग विच इज़ ओपन फॉर डिस्कशन। ये हमारी पर्सनल राय जो हमने आपको बता दी है। और वो जो वाहियात चीज़ें होती हैं कि किचन में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, मैं तो अचार मत छुओ, सब कभी हमसे किसी बुजुर्ग ने कहा कि यार शायद ये रहा हो कि पीरियड के दौरान तकलीफ़ है तो किचन के काम से फारिग रहें। तो अब किचन के काम से फारिग रहना कंफर्ट के लिए किसी की, और किचन में ना जाओ, ये दो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो पूरा अशुद्धता का कंसेप्ट है, आई डू नॉट सब्सक्राइब दैट कंसेप्ट एट ऑल। अगला सवाल। आप नागालैंड होकर आए हैं, आपको वहाँ की किस बात ने सबसे ज़्यादा चौंकाया? मानवेंद्र वर्मा जी पूछ रहे हैं। नागालैंड के बारे में एक तो इतने मिथ फैला दिए गए हैं ना, डॉग ईटर्स, हेड हंटर्स, बहुत ज़्यादा बकवास बातें। मुझे नागालैंड की
यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की बातों ने सबसे ज़्यादा चौंकाया। व्हेन आई टॉक टू दोज गर्ल्स, वो बहुत एम्बैरसिंग था एक मेन लैंडर के तौर पर, कि उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह की भद्दी हरकतें होती हैं, नेम कॉलिंग होती है, बकवास कही जाती है। एक लड़की वहाँ पे मिली जो मुझसे जाहिर तौर पर उम्र में छोटी थी, 15-20 साल छोटी, और वो जब ये कह रही थी ना कि सर हम लोग जब स्कूल में हैं तब से ये प्रेशर हो जाता है कि हमारी आँखें ऐसी क्यों हैं, क्या हम सर्जरी करवा लें, क्या हम मेकअप कुछ अलग करने लगें। एक लड़की ने कहा कि वो कभी दिल्ली नहीं आएगी, क्योंकि जब वो सरोजनी आई थी तो किस तरह से यहाँ के कुछ दुकानदारों ने उसको तंग किया था, उसका सामान छूट गया था दुकान पे, तो उन्होंने कहा कुछ और खरीदोगे तब देंगे, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल वर लाफिंग एट देम। मतलब ये कितना क्रूर और अमानवीय है। कितनी बार ये बात कही जा चुकी है कि भारत का मतलब सिर्फ भीड़ वाले प्रदेश नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें पता थी, पर जाके जब आप फर्स्ट हैंड किसी का बयान रिकॉर्ड करते हो तो इन चीज़ों ने बहुत चौंकाया भी, बहुत शर्मिंदा भी किया। पर सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, मुस्कुराहट भी आई हमारे हिस्से। फिर उन्होंने तमाम चीज़ें बताई। हिंदी ज़्यादा नहीं बोलते हैं क्यों? तो किसी सरकारी फरमान से नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्में खूब देखते हैं, बाहुबली, शेरशाह, पठान, राम जाने कौन कौन सी फिल्मों का, सूर्यवंशम, इन सब का जिक्र कर रहे थे। बहुत आत्मीयता से भरे हुए लोग। और महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध ना के बराबर है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि महिलाओं का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन भी ना के बराबर है, और अभी तक कोर्ट की फटकार के बावजूद 33% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, ये ख़राब चीज़ है संपत्ति को लेकर भी। तो बहुत सारे विरोधाभास हैं नागालैंड में। बहुत सुंदर जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, आप उनकी मान्यताओं का सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, और फिर दोस्ती के इरादे से दाखिल हों। तो नागालैंड ने चौंकाया नहीं है, नागालैंड ने मुझे आश्वस्त किया है कि अगर आपका इरादा दुरुस्त है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और वो लोग, जब उन लड़कियों ने बोला कि इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी कुछ लड़कियाँ की, वी मीन नो हार्म, वी आर नॉट इनटू कैनिबलिज्म, हम इंसानों को नहीं खाते हैं मार के, हम हेड हंटिंग नहीं करते हैं। तो सुनना चाहिए आप लोगों को। मैं तो दरख्वास्त करूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं गौरव ताम्रकार साहब कि वो वीडियोस लगाए जाएं डिस्क्रिप्शन में, नागालैंड में उन लड़कियों से लड़कों से बातचीत के। तो जाइए देखिए, बहुत समस्याएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत समस्याएं हैं, इंसर्जेंसी और तमाम चीज़ें हैं, पर इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हेल्प नहीं करते हैं। अभी खालिस्तान वाली जो बात कर रहा था, शुरू में सवाल था, उसमें भी यही, कुछ कट्टरपंथी हैं वो ये सब कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी किसान को, किसी भी सिख को कोई भी बकवास कह दोगे, है ना। तो वो नज़र साफ रहना बड़ा ज़रूरी है। अगला सवाल। और एक बात और, मैं फिर से नागालैंड जाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा घूमने के लिए, और हमारे कुछ मित्र बने हैं नागालैंड में, उनके साथ अपना संवाद और बढ़ाऊंगा, उनको अपने घर में होस्ट करूंगा, उनके घर जाने की कोशिश करूंगा। और ये मैं भारत के हर राज्य के साथ चाहता हूँ, वरना तो आपके यार दिमाग के जाले हैं, जो आपकी कम्युनिटी, आपका गांव, आपका समाज, आपका प्रदेश, आपकी भाषा वाले कर रहे हैं, वो आपका आखिरी सत्य नहीं हो सकता है। सवाल का सिलसिला यहीं पे ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में पहली किताब ये राजकमल पेपरबैक से है, हम सबके अजीज़ पीयूष भाई की किताब तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया ये उपन्यास है, मतलब कहने को उपन्यास है, किरदार का नाम पीयूष मिश्रा की जगह संताप त्रिवेदी कर दिया गया है, उर्फ हेमलेट। और पर आपको पता चल जाता है कि जहाँ पर अनिकेत कश्यप लिखा है वो अनुराग कश्यप है, जहाँ पे संबल भारद्वाज लिखा है वहाँ वो विशाल भारद्वाज हैं, जहाँ पे नदीम शाह लिखा है वो नसीरुद्दीन शाह है। आप ये शुरू के 2-4-5 पन्नों में पकड़ लेते हो और उसके बाद पूरी स्टोरी साफ हो जाती है। और क्या कहानी है, इतने उतार चढ़ाव, मतलब लगता है कि कोई महाकाव्य, कोई उपन्यास रचा जा रहा है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस। और इससे पहले कि आप दलेर दें, पीयूष भाई से हमने कह दिया है वो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आएंगे और ललन टॉप के लोगों से और उनके ज़रिए आपसे संवाद करेंगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। और आप देखिए कि उन्होंने जब अपनी पहली नज़्म लिखी, मैं तो पढ़ गया, लिटरली एक सिटिंग में पढ़ गया इस किताब को, तो वो कितनी मैच्योर नज़्म थी। और ये
एक ऐसा बच्चा लिख रहा था जो 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। पन्ना कहाँ मोड़ा है, मैं तो खूब गुज कर देता हूँ अपनी किताब में। ये देखिए, क्योंकि घर पे पिटाई हुई सब हुआ उसके बाद की ये नज्म है। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथों पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। कैन यू इमेजिन, ये 13 साल का बच्चा लिख रहा है। दैट्स पीयूष मिश्रा फॉर यू, जिसके लिए बहुत अलग अलग टर्म्स, जिसके बहुत कुख्यात बदनाम नाम किस्से और बहुत अतरंगी जीवन। तो ये किताब मैं रेकमेंड करूँगा आपको। दूसरी किताब हमारे एक और प्रिय एक्टर और ऑथर 10 किताबें लिख चुके हैं ऐसे, मानव कौल की किताब तितली। मानव कौल कोविड में मृत्यु से जूझते हुए एक किताब तक पहुंचते हैं जो डेनमार्क की एक राइटर ने लिखी थी, नाया ने। अपने पुत्र की मृत्यु से वो कैसे उभरी, तो वो अपनी अब उनका बेटा कैसे मरा, अस्पताल में क्या हुआ, वो सब लिख रही हैं उस दुख को प्रोसेस करने के लिए। मानव ने इसे पढ़ा, फिर चिट्ठी लिख दी, ईमेल लिख दिया कि मिलना चाहता हूँ। वहाँ गए, उनके साथ रहे, उनके इर्द गिर्द देखा तो 2 समानांतर मृत्यु कथाएं चल रही हैं। इस पर मानव कौल के साथ एक विस्तार से किताब वाला रिकॉर्ड हुआ है जो आने वाले बुधवार को रिलीज़ होगा, आप ज़रूर देखिएगा। कई किताबों का रेफरेंस आएगा और बहुत ही ईमानदार बातचीत है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छू पाएगी। तो ये तितली हिंदू युग से प्रकाशित है, मानव कौल का उपन्यास। तीसरी किताब हार्पर से है, संजीव सान्याल मेरे प्रिय राइटर्स में से एक, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी पर जिस ढंग से ये लिखते हैं, उनकी ये किताब है रिवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। और इसमें जो समानांतर धारा रही है क्रांतिकारियों की, उनके बारे में बात है। 8 अध्यायों में बटी हुई है। इंडिया हाउस ये लंदन में सेंटर था क्रांतिकारियों की गतिविधियों का, जहाँ पर सावरकर, श्री कृष्ण वर्मा ऐसे कई क्रांतिकारी सक्रिय थे, उसके बारे में बात। गदर के बारे में, लाला हरदयाल और वो पूरा जो मूवमेंट रहा है, भवानी मंदिर के बारे में बात। ऐसे कितने प्रकरण हैं और अलीपुर से सिलसिला शुरू होता है। संजीव सान्याल ने उनके बारे में लिखा है। मैंने अभी इस किताब को उल्टा पलटा है, पर मैंने इसको उल्टा पलटा मतलब पढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये अभी मैं वीकेंड पे भुवनेश्वर जा रहा हूँ कलिंगा लिट फेस्ट के लिए, 26 तारीख को वहाँ पे बातचीत होगी। तो उस दौरान फ़्लाइट में अपने राम इस किताब को पढ़ने का इरादा रखते हैं। और 300 पन्नों की किताब है, तो लौटा फेरी में तो हो जाएगी पूरी। और वर्ल्ड बुक फेयर आ रहा है। इनफैक्ट जब आप देख रहे हैं, शनिवार के रोज़ जब आप देख रहे होंगे, तो दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो रही होगी। तो आप लोग ज़रूर जाइए, देश के किसी भी हिस्से में हो, स्टूडेंट हैं, कहीं नौकरी करते हैं, किसानी करते हैं, रोज़गार व्यापार के ज़रिए करते हैं, ज़रूर आइए। अपने बच्चों को, परिवार वालों को लेकर आइए। ये वो उत्सव है जिसमें सबको शरीक होना चाहिए। किताबें ज़रूर खरीदिए, खूब इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। जब अपने शहरों से, गाँवों से, कस्बों से चलिए तो खाली झोले लेकर चलिए और इन किताबों को अपने साथ लेकर जाइए। साल भर खूब पढ़िए। और हम भी एक रोज़ आएंगे किताब मेले में, और क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं जो जब आप वहाँ देखते हो तो आपका लालच होता है। और हर बार जैसे ओवर ईटिंग होती है ना, वैसे ओवर बाइंग हो जाती है। पर किताबों का ज़्यादा ख़रीदा जाना कभी अखरता नहीं है। तो वहाँ पर जाऊँगा, कई लेखकों से भी मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद है। तो दैट्स द वर्ल्ड ऑफ बुक्स फॉर यू। कितना भी पढ़ लो, लगता है कुछ रह गया है। और ये जो सात्विक भूख है, यही आपको संवेदनशील बनाती है। संशय ज़रूरी है ताकि संधान चलता रहे। फुर्सत की सलाह में किताबों की बात हो गई। अभी आपको सिनेमा के बारे में भी बताऊंगा क्या देख डाला, लेकिन उससे पहले लल्लन टॉप के 2 प्रोडक्शन जान लीजिए। लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यूज का शो जमघट वापस आ गया है। इसके पहले एपिसोड में आपने देखा के कविता का इंटरव्यू, अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लल्लन टॉप पर आकर उन्होंने केसीआर की पॉलिटिकल
विरासत के बारे में बात की, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से मिल रही चुनौती के बारे में बात की, असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या टाई अप होगा नहीं होगा, राहुल गांधी को लेकर वो क्या सोचती हैं, बीजेपी के चैलेंजेस, ईडी की पूछताछ, सीबीआई की पूछताछ, लिगर क्वीन का जो उनको विरोधी तमगा देते हैं उस पर क्या सफाई है, जब सीबीआई आई तो पूछताछ में क्या बातें हुई और उनकी अपने परिवार की डायनेमिक्स क्या है, इन सब के बारे में, उनकी अपनी जर्नी क्या है, पहले एपिसोड में बात हुई। दूसरे एपिसोड में आप देखेंगे जमघट के नागालैंड के चर्चित नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तेमजेंग इमना एलोंग को, और उनसे सवाल जवाब आपको नजर आएंगे। ये पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज है, सिलसिला हर हफ्ते चलता रहेगा। और दूसरा प्रोग्राम जिसको आप खूब सराहते हैं, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, उसमें इस बार हम एक विदेशी पत्रकार को लेकर आए हैं जो आतंकवादी घटनाओं का, राजमहल में हुई हत्याओं का, माफिया डॉन को मार गिराए जाने का, जालसाजों को पकड़े जाने का, माओइस्ट गुरिल्ला आंदोलनों का, भारत के साथ तनाव और मैत्री, इन सब का दृष्टा रहा है और इन सबको दर्ज करने वाला रहा है। तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम जो आता है हर शनिवार सुबह ललन टॉप की ऐप पर और इतवार की सुबह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। सिनेमा की बात करें तो सबकी तरह हमने भी द रोमांटिक्स निपटा ली है। हमने अपने साथियों से आग्रह किया कि भाई कुछ बढ़िया रिकमेंडेशंस बताएं, तो उन्होंने ये 2 रिकमेंडेशन बताई हैं और चूँकि वो जिस काबिल लोग हैं उनकी रिकमेंडेशंस हैं तो मैं खुद भी देखूंगा और आपको भी बता रहा हूँ। एक कमाल के डायरेक्टर हैं अचल मिश्र, अनुराग कश्यप समेत कई डायरेक्टर इनके बड़े फ़ैन हैं। इनकी डेब्यू फिल्म है गामक घर, एक OTT प्लेटफॉर्म है मुबी, MUBI, उस पर आप गामक घर देख सकते हैं। एक परिवार की कहानी 2 दशकों में दिखाया गया उनके अपने घर के ज़रिए, और आखिरी में घर एक किरदार बन जाता है। अब उनकी अगली फिल्म आई है जिसका नाम है अचल मिश्रा की फिल्म धुइन, ठीक है, और इस दफ़ा शहर की कहानी है। शहर है बिहार का दरभंगा, तो एक शहर की कहानी कैसे होगी देखना दिलचस्प होगा। और इसमें पंकज है एक स्ट्रगलिंग एक्टर, नुक्कड़ नाटक वगैरह करता है, और गामक घर में जो अभिनव झा थे उन्होंने पंकज का रोल निभाया है। उसको पता है कि दरभंगा में रह के वो नाटक नहीं कर सकता है, पूरी ज़िंदगी फिल्में करनी है। आसमान से प्लेन गुजरता है तो उसके सपने भी गुजरने लगते हैं, वो शाहरुख वाले पोज देता है और फिर कैसे वो पूरी कहानी चलती है, इसको दिखाया गया है धुइन में। और दूसरी फिल्म है, ये जो धुइन फिल्म है ये हमारे साथी हैं जो अनुभव, उन्होंने रिकमेंड की है। दूसरे हमारे साथी मुरारी हैं, उन्होंने एक फिल्म रिकमेंड की है, हॉटस्टार पे सीरीज़ आ रही है द लास्ट ऑफ अस। एक महामारी की कहानी है, न वायरस न बैक्टीरिया, वजह है फंगस, वैक्सीन बन नहीं पा रही, करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, शहर उजड़ रहे हैं और जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। ऐसे में 2 लोग इलाज ढूंढने के मिशन पर निकलते हैं और उसमें कई परिस्थितियों का सामना करते हैं। बकौल मुरारी सिनेमेटोग्राफी इतनी तगड़ी कि पूरा हफ्ता अगले एपिसोड के इंतज़ार में हमने इस तरह के इंतज़ार किए हैं। होमलैंड देखते हुए हमने इस तरह के इंतज़ार किए हैं, GOT देखते हुए हमने इस तरह के इंतज़ार किए हैं, और सीरियल वाइज क्या आता था, शायद नहीं, मनी हाइस्ट तो एक साथ ही शायद आ गया था। बहरहाल पेड्रो पास्कल इसमें लीड रोल में है, तो ये 2 हम देखेंगे, हॉटस्टार पे द लास्ट ऑफ अस और मूवी पे धुइन। आप लोग क्या देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और बहुत लोड मत लीजिए, सब लोग ना सब पढ़ पाते हैं ना देख पाते हैं, पर कुछ ना कुछ देखना, कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए, खूब प्रेम आप सभी को, और फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। और जब कभी हम ना हुआ करें, कोई और हुआ करे, तो इतने निष्ठुर मत हुआ करिए, ये बड़ा टीम वर्क है। आपको एक सौरभ दिखते हैं, शिवेंद्र गौरव की रिसर्च यहाँ पे होती है, गौरव ताम्रकार पूरा शो प्रोड्यूस करते हैं, अमितेश जी होते हैं जो वहाँ से पूरा कैमरा स्विचिंग का काम करते हैं, हर्षित जी होते हैं, पंकज जी, मतलब बहुत बड़ी टीम है। तो सब लोग आपके सामने आते हैं, अपने तय सब भरपूर कोशिश करते हैं, तो सबको आपका स्नेह मिलना चाहिए। प्रणाम।